हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी यूपीएससी डिकोड के इस प्लेटफॉर्म पर। इस सेशन में हम चर्चा कर रहे हैं यूपीएससी के प्रीवियस ईयर पेपर 2016 का जो पेपर था उसके फर्स्ट 25 क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे। और आपको पता है कि इस सेशन के माध्यम से, इस सेशन के जरिए हम 2026 के पेपर को, हमारे 2026 के पेपर को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। एक्चुअली हमारे दिमाग में जो यूपीएससी के बारे में अनप्रिडिक्टेबल सिविल सर्विसेज वाला जो टैग है वह बहुत मजबूती से बैठ चुका है। और इस टैग को, यूपीएससी की इस अनप्रिडिक्टेबिलिटी को समझना हमारे लिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। जब हम बात करते हैं करंट अफेयर्स के रिलीवेंस में या करंट अफेयर को संबोधित करते हुए, करंट अफेयर की चर्चा करते हुए जब हम बात करते हैं यूपीएससी की, तो डेफिनेटली हम बहुत ज़्यादा चीज़ों को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन यूपीएससी के एग्जाम का एक पार्ट वह होता है जिसे आप प्रिडिक्ट भी कर सकते हो, और उस पार्ट के बिना आप प्रीलिम्स को क्लियर भी नहीं कर पाते। और वह पार्ट है हमारा फंडामेंटल, है ना, हमारी तैयारी का जो फंडामेंटल पार्ट है, जो बेस जिससे हमारी तैयारी का बनता है। किसी भी सब्जेक्ट को जब हम शुरू करते हैं तो उसका जो बेसिक पार्ट होता है वह हमारे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम की पर्सपेक्टिव से जितना करंट अफेयर को आप मानते हैं। इवन अगर मैं ये कहूं कि फंडामेंटल पार्ट करंट अफेयर से भी इंपॉर्टेंट आपके लिए है। तो जब हम यूपीएससी को अनप्रिडिक्टेबल कहते हैं तो करंट अफेयर के आधार पर वह बात थोड़ी बहुत ठीक है, लेकिन जब आप बात करते हैं अपनी फंडामेंटल तैयारी की तो आप इसे अनप्रिडिक्टेबल नहीं कह सकते। क्योंकि जब आप पीवाईक्यूज देखते हैं तो ओवर द ईयर के पेपर्स देखने के बाद आपको एक अंडरस्टैंडिंग बनना शुरू होती है, एक समझ बनना शुरू होती है कि यूपीएससी की कुछ फिक्स थीम्स हैं। उन थीम्स के इर्द गिर्द यूपीएससी के हमेशा से क्वेश्चन बनते हैं। हमने स्ट्रेटेजी वीडियो में भी ये बात की है कि यूपीएससी के मोर देन 50% क्वेश्चन, अगर कुछ सालों की बात छोड़ दें तो मोर देन 50% क्वेश्चन आपको आपकी फंडामेंटल पार्ट ऑफ प्रिपरेशन से देखने को मिल जाते हैं। तो हम जो हमारा प्रीलिम्स ना होने का रीजन करंट अफेयर बेस्ड पेपर के आधार पर बताने की कोशिश करते हैं, या एक जो एक्सक्यूज बनाते हैं हम हमारे अंदर, हमारी तैयारी में जो एनालिसिस की कमी रह गई उसे छुपाने के लिए करंट अफेयर्स के आधार पर हम जो एक्सक्यूज बनाने की कोशिश करते हैं, तो वह कहीं ना कहीं हमारा ठीक नहीं है। तो इन सेशन के माध्यम से मेरा यही इरादा है कि हमारी जो फंडामेंटल तैयारी है उसको एक बार और परखा जाए, उसको मैं अपनी तरफ से आपको कुछ इंसाइट्स प्रोवाइड करवाऊं ताकि आपकी तैयारी में कुछ वैल्यू एडिशन संभव हो सके, आपकी तैयारी को थोड़ा सा शार्प किया जा सके, है ना, आपकी तैयारी को थोड़ा सा शार्प अगर हम कर सकें, ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा प्रिडिक्टेबल क्या आप हो सकेंगे इस पेपर को लेकर। वैसे तो मैं मानता हूं कि यूपीएससी का पेपर भारत का सबसे बड़ा पेपर है, और जब आप इसके लिए जाते हैं तो एक प्रेशर भी रहता है, एक टेंशन भी रहती है कि हम अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, क्या होगा या नहीं होगा। लेकिन उन टेंशन का जवाब आपने जो पूरे साल में ये तैयारी की है वह किस तरह से की है, आपका वे ऑफ प्रिपरेशन क्या रहा है, इस पे बहुत डिपेंड करता है दोस्तों। पेपर का, एग्जाम का प्रेशर तो होता है, लेकिन आपका पेपर क्लियर होगा या नहीं होगा यह आपके पीवाईक्यूज के एनालिसिस पर बहुत ज्यादा क्या करता है, आधारित होता है, बहुत ज्यादा मैटर करता है पीवाईक्यूज का डिस्कशन। तो आज हम 2015 के पेपर का डिस्कशन हमने कर लिया था, 5 पार्ट में हमने किया है। मुझे पता है कि पहला जो सेशन था उसमें थोड़ा सा वॉइस का इशू था, क्योंकि रिकॉर्डिंग करते हुए थोड़ा सा प्रॉब्लम और इंटरप्शन मैंने भी फेस किया था उस सेशन के दौरान। लेकिन बाद वाले सेशन स्मूथ हैं और अच्छे से हमने वहां पे डिस्कस किया है। एक चेंज जो अब आज से हम कर रहे हैं, आगे से जो भी पेपर हम डिस्कस करेंगे, हमारा इरादा है कि आपके एग्जाम से कम 1 महीने पहले हम 2025 तक के सभी पेपर का डिस्कशन कंप्लीट कर लें।
है ना। अगर वो हो जाएगा तो आपकी तैयारी एक बेहतर वे में आ जाएगी, आप अपने आप को बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे, है ना। तो अब क्या करेंगे, आगे से हम हर पेपर को 4 पार्ट में ही डिवाइड करके डिस्कस करेंगे। हमने 20-20 क्वेश्चन बांटे थे 2015 में, लेकिन आज से हम करेंगे थोड़ा सा 15-20 मिनट ज्यादा ऐड हो जाएगा हमारे सेशन में, लेकिन मुझे लगता है कि 15-20 मिनट ऐड कर कर अगर हम एक पूरा दिन बचा लें एक सेशन का, तो शायद हम ज्यादा बेटर कर पाएंगे। तो 4 पार्ट में हमारा सेशन रहेगा। और ये जो लाइन मैंने यहाँ पे लिखी है ना दोस्तों, ये केवल मजाक के लिए नहीं लिखी। आप अगर इस सेशन को एक बार देखेंगे, ठहरिए और अच्छे से इसको समझने की कोशिश कीजिए, तो आप पाएंगे कि हम बहुत ही ज्यादा अपनी तैयारी में वैल्यू ऐड करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए बिना किसी देरी के चर्चा करें। लेकिन उससे पहले जो इंफॉर्मेशन है वो ये है कि जैसा कि आप जानते हैं, इस बार का जो यूपीएससी का रिजल्ट रहा है, फाइनल रिजल्ट 2025 का, उसमें जो रैंकर्स हैं, जो ऑल इंडिया टॉपर्स हैं, उनमें आप देखेंगे काफी सारे एस्पायरेंट, काफी सारे टॉपर आपको डायरेक्ट अनअकैडमी लर्नर्स देखने को मिलेंगे, है ना। तो इस बार अनअकैडमी ने अपने आप में कई रिकॉर्ड स्थापित किए हैं। अगर आप देखें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो 585 से ज्यादा टॉपर्स अनअकैडमी से जुड़े हुए रहे हैं। और उनमें जब आप टॉप 10 में देखते हैं तो 8 लर्नर्स आपको अनअकैडमी से दिखते हैं। फिर जब आप बात करते हैं कि शायद इंटरव्यू प्रोग्राम से होंगे, शायद किसी और प्रोग्राम से होंगे, है ना, किसी फ्री इनिशिएटिव से होंगे, लेकिन आप देखेंगे कि जो रैंक 1 है, अनुज अग्निहोत्री, उन्होंने 280 से ज्यादा आवर्स की प्रिपरेशन अनअकैडमी के पेड कोर्सेज से की है। फ्री को हम जोड़ते ही नहीं है। उसी तरह आप रवि राज को भी देख सकते हैं, जो ऑल इंडिया, अगर हिंदी मीडियम की बात करें तो ये ऑल इंडिया टॉपर कहे जा सकते हैं। तो इन्होंने भी मधुकर सर के बारे में और एजुकेटर के बारे में कई बातें कही है। तो आप देख सकते हैं कि अनअकैडमी ने इस बार जैसा कि हमेशा से परफॉर्म करता है, लेकिन इस बार रैंक 1 भी अनअकैडमी से आई है। तो आपके लिए इसी बारे में एक ऑफर लेकर आया गया। हिस्ट्री का सबसे कम प्राइस का सब्सक्रिप्शन आपके लिए लाया गया है 16,999 में, डबल वैलिडिटी भी इसमें है, तो आप लोग इसको एश्योर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसकी टेंशन लेनी नहीं है कि सर मेरा मीडियम इंग्लिश है, हिंदी है, या मैं इंग्लिश में पढ़ता हूं। आपके लिए हर मीडियम में बैचेस अवेलेबल हैं, सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है, तो आप इसका फायदा उठा सकते हैं। आइए चर्चा करेंगे हमारे सेशन पर। तो ये जो क्वेश्चन है, यहां से आप पाएंगे कि यूपीएससी में बार बार इस तरह के क्वेश्चन पूछता है कि लोकसभा के विघटन होने से क्या कोई सत्र व्यपगत हो जाता है। तो इसको आपको क्या करना है, ये वाला टॉपिक दोस्तों आगे भी आप देखेंगे। हम 2016 के पेपर का डिस्कशन कर रहे हैं, राइट। आगे भी आप देखेंगे कि इस तरह के क्वेश्चन पूछे हुए हैं। और जब हमने स्ट्रेटेजी वीडियो में बात की थी, तो हमने क्लियरली ये बात की थी कि जब आप पॉलिटिकल साइंस की या इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम की जब आप बात करते हैं, तो उसमें पार्लियामेंट वाला जो सेगमेंट है, पार्लियामेंट वाला जो टॉपिक है, वहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर मैं आपको एवरेज बताऊं तो पिछले 10 सालों में आपको 30 प्लस क्वेश्चन केवल इसी एक टॉपिक से मिलेंगे, है ना। तो आपको पार्लियामेंट को बहुत मजबूत करके जाना है, यहां से हर बार क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। ठीक है, तो अगर आप चर्चा करेंगे, इसको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, तो क्या देखते हैं, लोकसभा में लंबित कोई विधेयक उसके 17वें स्थान पर व्यपगत हो जाता है। अब यहां पर 17वें स्थान से कंफ्यूज नहीं होना। एक तो होता है सत्र का अवसान होना, 17वां स्थान, और एक होता है लोकसभा का विघटन होना, है ना। अगर इनमें डिफरेंस आप कर पा रहे हैं, इनमें अंतर आप कर पा रहे हैं, तो क्वेश्चन सही होगा। लेकिन इन छोटे छोटे टर्मिनोलॉजीज को अगर आपने स्किप कर दिया, आप बस स्टेटमेंट को फटाफट से पढ़कर आंसर टिक करने की जल्दबाजी में हुए, तो शायद आपका जो आंसर है वो गलत हो सकता है। 17वां साल का मतलब है कि एक साल में लोकसभा के या हमारी संसद के कितने सेशन होते हैं, लगभग 3 सेशन तो मिनिमम होते हैं, है ना। और संविधान में यह है कि 2 सेशन के बीच में कितना गैप नहीं होना चाहिए, 6 माह से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। तो 3 सेशन हम देखते हैं, और 3 सेशन जब इसकी पहली सिटिंग होगी तो सत्र आहूत होगा, और जब यह सेशन खत्म हो रहा होगा तो क्या होगा, सत्रावसान होगा। तो क्या सिर्फ सेशन के आने या खत्म होने से कोई बिल जो लोकसभा में पड़ा है
क्या वह समाप्त हो जाता है, क्या वह वेपगत हो जाता है? तो आप कहेंगे नहीं सर, अगर कोई मीटिंग वेटिंग, कोई सीटिंग जो हो रही है लोकसभा की, वह अगर डिले हो रही है या उसका वह समाप्त हो रही है, तो उससे बिल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है, लोकसभा की सरकार जो है, सरकार गिर जाती है, मंत्रिपरिषद बर्खास्त हो जाती है और चुनाव आयोग फिर से नए चुनाव कराने की घोषणा कर देता है। इस संबंध में हम कहते हैं कि लोकसभा का क्या हो गया, विघटन हो गया। और जब लोकसभा का विघटन हो गया, तो अब तक लोकसभा के अंदर जो काम हो चुके वो तो हो चुके, लेकिन जो काम लंबित हैं वह कहीं ना कहीं समाप्त हो जाते हैं कि अब जो नई लोकसभा आएगी उसके द्वारा उन कामों को वापस से शुरू किया जाएगा। कुछ एक दो एक्सेप्शन है जो आगे हम इसकी व्याख्या में देखने वाले हैं, लेकिन 17 साल से आपको कंफ्यूज नहीं होना। तो 17 साल से लोकसभा में लंबित कोई भी विधेयक वेपगत नहीं होता है। ठीक है, राज्यसभा में लंबित कोई विधेयक जिसे लोकसभा ने पारित नहीं किया है, लोकसभा के विघटन पर वेपगत नहीं होगा। अब आप देखिए कोई भी बिल लोकसभा के विघटन पर कब वेपगत होगा, तो आप देखिए क्या उस बिल के बारे में लोकसभा का कार्य शुरू हो चुका है, लोकसभा की भूमिका आ चुकी है, क्या लोकसभा ने उसमें हस्तक्षेप करना, उसको उसके बारे में मतदान करना, उसको लोकसभा में रखा जा चुका है। अगर किसी पर्टिकुलर बिल के बारे में लोकसभा की भूमिका शुरू हो चुकी है, उस बिल के बारे में लोकसभा में कार्य शुरू हो चुका है और ऐसी स्थिति में विघटन होता है, तो वह बिल क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। लेकिन अभी लोकसभा की कोई भूमिका शुरू ही नहीं हुई है बिल को लेकर, तो उस बिल पर कोई भी इंपैक्ट पड़ेगा नहीं। ये बात आप हमेशा ध्यान रखिए, मोस्ट ऑफ द डाउट्स आपके इस स्टेटमेंट से क्लियर हो जाएंगे। अगर किसी बिल के बारे में लोकसभा की भूमिका शुरू हो चुकी है, लोकसभा ने कार्य करना शुरू कर दिया है, तो मोस्ट प्रोबेबली विघटन होने पर वह बिल समाप्त हो जाएगा। लेकिन अभी लोकसभा अपनी भूमिका में ही नहीं आई है, अभी बिल राज्यसभा में ही है, वहीं पे शुरू हुआ था, वहीं पर पड़ा है, लोकसभा में आया ही नहीं, तो बिल कैसे समाप्त होगा? नई लोकसभा आएगी, वहां पर बिल आएगा, वो उसको पारित भी कर सकती है, अस्वीकार भी कर सकती है। तो ये वाला स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपका जो कंफ्यूजन है, जो चीजें वेग है ना, कंफ्यूजन जो बना हुआ है उसको क्लियर करूं, तो बस ये मेरा इरादा है। तो दूसरा इसमें बिल्कुल ठीक होगा, पहला हमने गलत कर ही दिया। आइए इसके थोड़े एक्सेप्शन वगैरह भी देख लेते हैं। लोकसभा का विघटन जब होता है तो उसके या उसकी समितियों के समक्ष लंबित सभी कार्य, जिसमें विधेयक, प्रस्ताव, संकल्प, नोटिस, याचिकाएं शामिल होते हैं, सभी समाप्त हो जाते हैं। मैंने क्या कहा, किसी भी कार्य में अगर लोकसभा की भूमिका शुरू हो चुकी है तो आप क्या करेंगे, उसे समाप्त मान लेंगे। ठीक है ना, यही बात इसने कही। लेकिन जो विधेयक, जो काम सरकारी आश्वासन समिति के सामने है, जो विधेयक या जो कार्य, जो याचिकाएं, जो नोटिस, जो संकल्प सरकारी आश्वासन समिति को सौंप दिए गए हैं जांच करने के लिए, वह विधेयक समाप्त नहीं होते। अगर यूपीएससी टफ क्वेश्चन बनाएगी, थोड़ा आपको ज्यादा कंफ्यूज करेगी, तो यह वाला पॉइंट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फिर वेबगत होने के संबंध में स्थिति की बात कर रहा है। लोकसभा में लंबित विधेयक वेबगत हो जाएंगे, चाहे वह लोकसभा में पेश हुआ हो या राज्यसभा द्वारा आया हो, है ना। भाई कोई विधेयक है, पहले राज्यसभा में रखा गया था, फिर लोकसभा में आया, राज्यसभा ने उसको पारित कर दिया, लोकसभा में पड़ा है, लंबित है भी, लेकिन लोकसभा का विघटन हो गया, क्या होगा, बिल समाप्त हो जाएगा। यस सर, बिल समाप्त हो जाएगा। लेकिन जैसा कि दूसरा स्टेटमेंट कह रहा था, कोई बिल है, राज्यसभा में इनिशिएट हुआ, अभी राज्यसभा में पारित नहीं हुआ, अभी राज्यसभा में उसमें चर्चा चल रही है, तो लोकसभा का विघटन हो गया, तो क्या बिल समाप्त हो जाएगा? बिल्कुल समाप्त नहीं होगा सर, अभी लोकसभा में आया ही नहीं, लोकसभा में आने तो दो, उसके बाद सोचेंगे, है ना। तो ये वाली बात है, लोकसभा द्वारा पारित लेकिन राज्यसभा में लंबित विधेयक वेबगत हो जाता है। लोकसभा की भूमिका अगर आ गई तो वेबगत हो जाएगा, लोकसभा की भूमिका अगर नहीं आई तो वेबगत नहीं होगा। सिंपल सा याद रखो, क्लियर हो जाएगी चीजें। दोनों सदनों द्वारा असहमति के कारण पारित नहीं हुआ कोई भी विधेयक, लेकिन राष्ट्रपति ने लोकसभा के विघटन से पहले संयुक्त बैठक का नोटिफिकेशन दे दिया। यह इंपॉर्टेंट है, पारित दोनों सदनों में नहीं हुआ,
गतिरोध की स्थिति है, लेकिन लोकसभा के विघटन से पहले राष्ट्रपति ने कह दिया कि यार इस बिल पर तो क्या करेंगे, एक ज्वाइंट सिटिंग करेंगे, एक संयुक्त बैठक करेंगे। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 108, है ना। तो अगर उसका नोटिफिकेशन हो गया तो फिर वह बिल क्या होगा, वेबगत नहीं होगा। ये एक दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है ना। बाकी सारी जो बात मैंने बताई उससे क्लियर हो जाएंगे। ये 2-3 पॉइंट है जो आपको ध्यान रखने हैं अलग से। बाकी क्या याद रखना है, लोकसभा की भूमिका शुरू हो गई तो बिल वेबगत हो जाएगा, लोकसभा की भूमिका शुरू नहीं हुई तो बिल वेबगत नहीं होगा। ये सेकेंड स्टेटमेंट के बारे में हमने चर्चा कर ली थी। दोनों सदनों द्वारा पारित लेकिन राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए लंबित विधेयक भी वेबगत नहीं होता है। ये तो सिंपल सी बात है, राज्यसभा ने भी पारित कर दिया, लोकसभा ने भी पारित कर दिया, अब राष्ट्रपति के पास पड़ा हुआ है, राष्ट्रपति ने अभी साइन नहीं किया, लेकिन पारित तो दोनों सदनों से हो चुका है ना। तो ये हो सकता है कि लोकसभा में वह विघटन, लोकसभा के विघटन के बाद नई लोकसभा आए और वह यह सलाह दे दे मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को कि इस पे आपको सिग्नेचर नहीं करने हैं, ऐसी कंडीशन हो सकती है, लेकिन बिल समाप्त नहीं होता, बिल वेबगत नहीं होता, यह आपको ध्यान रखना है। करेक्ट है, समझ में आ गई चीजें। दोनों सदनों द्वारा पारित लेकिन राष्ट्रपति द्वारा सदनों के पुनर्विचार के लिए लौटाया गया बिल भी वेबगत नहीं होता। यहीं से क्वेश्चन बनेगा अगर यूपीएससी थोड़ा सा टफ क्वेश्चन पूछना चाहेगा, है ना, तो यहीं से क्वेश्चन बनेगा। तो इन 3-4 पॉइंट को आप ध्यान रखिए कि यहाँ पर वेबगत नहीं होता, यहाँ पर वेबगत नहीं होता और कहाँ कहाँ वेबगत हो जाता है, ये ध्यान रखिए। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। अब देखिए, जिन क्वेश्चन पर हमें इस तरह से समझने की जरूरत है उन पर इसी तरह से डीप एनालिसिस करेंगे, डीप में चर्चा करेंगे किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं पर्टिकुलर टॉपिक से, और उसी टॉपिक से और किस तरह के क्वेश्चन बनने की संभावना है। यह है हमारा मकसद, केवल एमसीक्यू सोल्व करके, केवल आंसर पे टिक करके आगे निकलना नहीं है दोस्तों। हमारा मकसद यही जानना है कि यूपीएससी की थीम्स क्या है क्वेश्चन पूछने की, और हम किस तरह के क्वेश्चन को लेकर पहले से प्रिडिक्टेबल हो सकते हैं। जो अनप्रिडिक्टेबल सर्विस कमीशन के नाम पर हमने इसका जो हल्ला बना रखा है, हवा बना रखा है, उसको थोड़ा सा कम करने की जरूरत है। ठीक है, नॉन यूपीएससी वाले को डराने के लिए, अपनी धौंस जमाने के लिए हम ये कह दें कि यूपीएससी इतना बड़ा एग्जाम है, कुछ प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन दोस्त ये बात सच नहीं है। हमें समझना होगा क्वेश्चंस को देखकर। जब हमारे सामने ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे, मैं सीधा कहूंगा कि दोस्तों यह करंट अफेयर रिलेटेड था, अगर आपको पता है तो पता है, नहीं पता है तो नहीं पता है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन ज्यादा आएंगे जिनके बारे में आप अभी से जानकर, जिनको आप अभी से तैयार करके 2026 को थोड़ा बेटर अपना परफॉर्मेंस कर पाएंगे, है ना। तो ये बात कर रहे हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स की, वैश्विक भुखमरी सूचकांक की। तो ऐसे कौन सी चीजें हैं जिस पर इसको मापा जाता है, इसको बनाया जाता है। तो जनरली ये पूछ रहा है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स के संकेतक क्या है, इंडिकेटर्स क्या क्या है, कौन कौन सी चीजों के आधार पर इसको तैयार किया जाता है। तो आप देखते हैं हंगर इंडेक्स की बात हो रही है, अल्प पोषण, जो चाइल्ड स्टंटिंग और चाइल्ड वेस्टिंग है उनको भी शामिल किया जाता है, और चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट को भी इसमें शामिल किया जाता है। इसका उत्तर तो तीनों है। देखिए ये एक बेसिक सा क्वेश्चन है जीएचआई को लेकर, हो सकता है 2016 के पर्सपेक्टिव से ये थोड़ा टफ साइड का क्वेश्चन रहा हो, लेकिन इसके बाद में आपको जानकारी इतनी होनी चाहिए कि यहां से क्वेश्चन बनते हैं। देखिए कुछ सूचकांक ऐसे हैं जिनके बारे में आपको डिटेल में जानना है और अच्छे से नोट्स तैयार करके जाना है। फॉर एग्जांपल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो आता है, या मैं कहूं कि एचडीआर पूरी ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो आती है, इसमें जेंडर इनइक्वालिटी की भी बात है ना, और इसमें असमानताओं की भी बात है, इनइक्वालिटीज की भी बात है। इसके कुछ संकेतक क्या होते हैं, किस तरह से हैं, कौन जारी करता है, उन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसी तरह ग्लोबल हंगर इंडेक्स भी हो गया। हैप्पीनेस इंडेक्स, अभी क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैप्पीनेस इंडेक्स से बहुत ज्यादा खुश नहीं है, उनकी जो रिपोर्टिंग है, लेकिन क्वेश्चन तो पूछा जा सकता है। ठीक है, डेमोक्रेटिक रुझानों को लेकर जो भी आता है हमारा, है ना, डेमोक्रेटिक, मैं क्या लिख रहा हूं, डेमोक्रेटिक
इंडेक्स जो भी आते हैं उस तरह के इंडेक्स इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बाकी जो भी इंडेक्स आपको करंट में नजर आते हैं वह इंडेक्स का नाम और उसको जारी करने वाली संस्था के बारे में तो आपको पता होना ही चाहिए, है ना। लेकिन कुछ पर्टिकुलर इंडेक्स है जिनको आपको थोड़ा डेप्थ में जानना होता है। जीएचआई उनमें से एक है, जीएचआई उनमें से एक है। तो आइए, हमने तो 2016 के पेपर का क्वेश्चन देखा है, लेकिन 2026 की हम तैयारी कर रहे हैं, तो 2025 में भी जीएचआई रिलीज हुआ होगा, तो हम थोड़ा सा उसकी बात कर लेंगे। ठीक है, ये तीनों चारों चीजें इसमें देखी जाती है, लेकिन हमें जो बात करनी है वो यहाँ पे करनी है। वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2025 को आयरिश मानवीय संगठन, कंसर्न वर्ल्ड वाइड और जर्मन सहायता एजेंसी वेल्ट हंगर लिफ्ट के द्वारा जारी किया गया। जीएचआई स्कोर के घटक और विभिन्न प्रकार की गंभीरता, 1/3 वेटेज इसको दिया जाता है न्यूट्रिशन को, अल्प पोषण को, जो हमने क्वेश्चन में देखा, और 1/3 दिया जाता है चाइल्ड वेस्टिंग और चाइल्ड स्टंटिंग को, बाल ठिगनापन और बाल दुबलापन। ठीक है, और 1/3 वेटेज इसका दिया जाता है बाल मृत्यु दर को। तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि चाइल्ड वेस्टिंग और स्टंटिंग को दोनों को मिलाकर 1/3 भारांश दिया गया है, न्यूट्रिशन को 1/3 दिया गया है अकेले को, और चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट को 1/3 दिया गया है। ठीक है, तो जीएचआई पैमाने पर भुखमरी की गंभीरता। अब जीएचआई ने क्या होता है, ये आपको स्कोर करते हैं और कुछ स्कोर के आधार पर 0 से 100 तक ये आपको स्कोर करते हैं, और इसके आधार पर भुखमरी की कैटेगरी बांटी गई है, भुखमरी का पैमाना बांटा गया है कि किस तरह की भुखमरी आपके देश में है। अगर आपका स्कोर कम है, यानी 9.9, या मैं कहूं कि 10 या उससे कम है, तो आप कहेंगे कि आपके यहाँ पर भुखमरी कम है कंपेरेटिवली। लेकिन 10 से 20 के बीच में तो आप कहेंगे कि थोड़ी बहुत तो भुखमरी है, और 20 से 35 के बीच में आप कहेंगे कि आपके यहाँ पर गंभीर रूप से भुखमरी पाई जाती है। तो भारत वर्तमान में गंभीर रूप से भुखमरी वाले देशों की कैटेगरी में आता है। अभी हम आगे देखेंगे, फिर आगे चिंताजनक है और अत्यधिक चिंताजनक वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है। ये इस वर्ष की 2025 की रिपोर्ट के कुछ निष्कर्ष हैं। भारत की स्थिति क्या है, हमारे स्कोर रेट 25.8, यानी कौन सी स्थिति आ गई, गंभीर। 20 से 35 के बीच में जो था वह गंभीर था ना, सीरियस वाली कैटेगरी में है। 123 देशों में से हम 102वें स्थान पर है, ये भी आपको ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। बाल पोषण में संकट हमें देखने को मिल रहा है, 3 में से 1 भारतीय बच्चा बाल ठिगनेपन का शिकार है। 172 मिलियन लोग अल्प पोषण से प्रभावित है, जो 2016 की तुलना में 13.5 मिलियन ज्यादा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अल्प पोषण वाली चीजें भारत में बढ़ रही है। अच्छा, इस तरह के आंकड़े पॉसिबल है कि आपसे प्रीलिम्स में डायरेक्ट ना पूछे, लेकिन जब आप मेंस लिखते हैं ना, जब आप सोशल जस्टिस वाला टॉपिक करते हैं या कहीं पर भी जहां भी स्कोप हो, आप इस तरह के डेटा को वहां पर लिख सकते हैं। इससे आपका आंसर ज्यादा एनरिच होता है, ज्यादा बेटर होता है। ठीक है, तो इसलिए भी आपको इस तरह के आंकड़े तो पता होना चाहिए, याद रखना चाहिए। वैश्विक रूप से देखें तो क्या है, शून्य भुखमरी प्राप्त करना। अच्छा, एसडीजी 2 है हमारा, हमने 2015 में अपनाए थे 17 गोल्स, है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। 17 गोल अपनाए थे कि 2023 तक इन्हें प्राप्त करना है। लेकिन इस रिपोर्ट के आधार पर यह मान सकते हैं कि 2030 तक आप जीरो हंगर को प्राप्त नहीं कर सकते, जीरो हंगर के गोल को आप प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है, लगभग 56 देश 2030 तक कम भुखमरी का स्तर भी प्राप्त करने की राह पर नहीं है, यानी 56 देश तो ऐसे हैं जो 10 से कम भी इस अपने स्कोर को नहीं लाने की कंडीशन में है, अपने भुखमरी स्तर को कम ही नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे भी देश हैं देश। ठीक है, क्या कारक है कि विश्व में लगातार भुखमरी बढ़ती जा रही है। देखो, विश्व के लेवल पर कितनी सारे सशस्त्र संघर्ष हो रहे हैं, जलवायु संबंधी क्लाइमेटिक इशू तो है ही, जलवायु परिवर्तन को लेकर आर्थिक भेद्यता है, घटती राजनीतिक और वित्तीय प्रतिबद्धता है, देश की सरकारें भी इतनी ज्यादा कमिटमेंट उनका नहीं रहा है अपने लोगों के प्रति कि हम इतना ज्यादा ध्यान रखें उनका, तो कमिटमेंट भी उनकी कहीं ना कहीं कम होती जा रही है। भारत में कई पीढ़ियों से चलता आ रहा भुखमरी का चक्र
खराब मातृ पोषण और बाल स्वास्थ्य सेवाओं तक असमान पहुंच, लंबे समय से चली आ रही कुपोषण की स्थिति, गरीबी और असमानता जैसी स्थितियां भारत में भी आपको देखने को मिल रही हैं। फिर एक और रिपोर्ट आती है, सोफी रिपोर्ट। यह भी क्या है, खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति पर जानकारी प्रोवाइड करती है। सोफी रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र की सहयोगी एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष, यूनिसेफ और WFP है ना, विश्व खाद्य कार्यक्रम और WHO की एक संयुक्त पहल है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष, यूनिसेफ, विश्व खाद्य कार्यक्रम और WHO की एक संयुक्त पहल है। वैश्विक भुखमरी 2022 के स्तर से घटी है और 2024 में वैश्विक स्तर पर 8.2% जनसंख्या ऐसी है जो कहीं ना कहीं भुखमरी के स्तर पर अपना जीवन व्यतीत कर रही है। और सबसे ज्यादा कहां पर बढ़ रही है ये, अफ्रीका और पश्चिमी एशिया के अधिकांश क्षेत्रों में भुखमरी में वृद्धि आपको देखने को मिल रही है, बढ़ती हुई भुखमरी नजर आपको आ रही है। 2021 से मध्यम या गंभीर खाद्य असुरक्षा में कमी आई है, यानी खाद्य सुरक्षा बढ़ी है, खाद्य असुरक्षा में कमी आई है। 2023 और 24 के दौरान खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ी है, इससे वैश्विक स्तर पर स्वस्थ आहार की औसत लागत बढ़ गई है। भारत को छोड़कर अन्य निम्न मध्यम आय वाले देशों में स्वस्थ आहार का खर्च वहन करने में असमर्थ लोगों की संख्या में वृद्धि देखी जा रही है। मतलब भारत ऐसा देश है जहां के लोग स्वस्थ आहार का खर्च वहन करने में कंपेरेटिवली ज्यादा समर्थ हैं, बाकी दूसरे देशों के मुकाबले दूसरे देशों में यह वृद्धि देखने को मिल रही है इसके अंदर। ठीक है, तो इस तरह के निष्कर्ष आपको पता होने चाहिए। अब देखिए, तैयारी करते हुए जब भी हम डिस्कस करते हैं तो हम कहते हैं कि यूपीएससी कभी भी क्वेश्चन रिपीट ही नहीं करता, तो यह एक उसका एक्सेप्शन है। हमें देखने को मिला कि सेम 2015 में हमने ऐसा क्वेश्चन एक डिस्कस किया था, सेम क्वेश्चन, केवल ये फोर्थ ऑप्शन इस बार अलग है, बाकी तीनों ऐसे ही थे लगभग सेम क्वेश्चन 2015 में, और 16 में भी सेम क्वेश्चन रिपीट कर दिया। हालांकि मैं ये बात मानता हूं कि यूपीएससी एग्जैक्ट क्वेश्चन को रिपीट कभी नहीं करती है, जनरली ये ऐसी धारणा है, और आप देखेंगे भी पीवाईक्यूज का एनालिसिस करते हुए, लेकिन थीम्स हमेशा रिपीट होती है यार, थीम्स हमेशा रिपीट होती है। तो इतना भी हमें यूपीएससी को अनप्रिडिक्टेबल नहीं मानना है ना। तो जिसने ये वाली बात क्रैक कर ली कि यूपीएससी इज प्रेडिक्टेबल, तो उसने फिर यूपीएससी निकाला है, प्रीलिम्स भी निकाला है, मेंस पर भी काम किया है ना। तो साल दर साल घाटे का बजट रहा है लगातार। घाटे को कम करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी कार्यवाहियां की जा सकती है? तो क्या ये वाला क्वेश्चन मुझे आपके लिए छोड़ देना चाहिए? पता नहीं आप लोग करेंगे या नहीं। आइए, घाटे को कम करने के लिए क्या करोगे आप? अपने खर्चों को कम करोगे या मितव्ययी बनोगे? जहां खर्चा करने की जरूरत है वहां करेंगे, जहां फिजूल खर्ची हो रही है वहां पर पैसा बचाएंगे। ठीक है, और क्या ऐसा करोगे कि घाटे को कम करने के लिए कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करोगे? नया प्रोजेक्ट क्यों शुरू करोगे? क्योंकि पहले से घाटे में है, और पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो घाटा तो बढ़ जाएगा ना। नहीं करोगे, बस क्वेश्चन सोल्व हो गया। क्या करेंगे? राजस्व व्यय को घटाना। अपने घाटे को कम करने के लिए सरकार अपने राजस्व व्यय को कम करेगी, बिल्कुल करेगी। नवीन कल्याणकारी योजनाओं को प्रारंभ करना। क्या नया प्रोजेक्ट शुरू करेगी? नहीं करेगी, दूसरा हटा देंगे। दूसरा हटाया तो दो ऑप्शन हटके। ठीक है, सहायिकी यानी सब्सिडी को युक्ति संगत बनाना, मितव्ययी बनना। जहां पर जरूरत है, जितनी जरूरत है उतना ही देना है। ठीक है, बिना मतलब बांट नहीं देना, तो युक्ति संगत बनाएंगे तो ये भी ठीक है। आयात शुल्क को कम करना। आयात शुल्क को कम करेंगे तो आप इसको इस तरह से देखिए, आयात शुल्क को कम करेंगे तो आयात तो भारत में होगा, आयात करने वाली वस्तुएं भी क्या होगी? सस्ती होगी। लेकिन इससे क्या होगा? जो शुल्क का राजस्व वृद्धि हो रही थी, तो राजस्व में कमी आ जाएगी ना। तो जब आपको घाटे को कम करना है तो राजस्व में कमी करने की कोशिश करेंगे या उसे बढ़ाने की कोशिश करेंगे? तो आप उसे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, ना कि उसे कम करने की। इसलिए आप चौथे को गलत कर देंगे। तो क्या बना आंसर? आंसर बना फर्स्ट एंड थर्ड। ठीक है, इस पे ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, पिछली बार हमने कर लिया है। इसको आप पॉज करके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं।
भारत में वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से भुगतान बैंकों की स्थापना की जा रही है। भूलना मत कि ये 2016 का पेपर है, ठीक है। भुगतान बैंकों की स्थापना की जा रही है। इस दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए, लगभग 2014 के लास्ट में या 2014 में आप ये ध्यान रखिए, एक समिति की स्थापना की गई थी, नचिकेत मोर समिति। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है समितियों से। जब आप इकोनॉमी पढ़ते हैं तो जब आप अलग अलग सेक्टर पढ़ते हैं ना, कि बैंकिंग सेक्टर आप पढ़ेंगे, बैंकिंग सेक्टर, फिर आप मॉनेटरी पॉलिसी भी पढ़ते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी, फिर आप फाइनेंस सेक्टर भी पढ़ते हैं, टैक्सेशन सेक्टर पढ़ते हैं, है ना। इनमें आप अपने नोट्स में ये भी बनाइए कि बैंकिंग सेक्टर के सुधारों को लेकर सरकार ने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कौन कौन सी समितियों की स्थापना की और इन्होंने कौन कौन सी सिफारिशें दी और कौन कौन सी सिफारिशों को एक्सेप्ट कर लिया गया। इतना लेवल पे आप अपने नोट्स को तैयार कीजिए, यहां से आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा और क्वेश्चन तो सोल्व होंगे ही होंगे, है ना। तो इनके बारे में भी आप देखिए। तो नचिकेत मोर समिति ने फाइनेंशियल इंक्लूजन को बेटर करने के लिए, याद रखिए 2015 में फाइनेंशियल इंक्लूजन से क्वेश्चन आया था। कौन सी योजना? शायद 2015 के पेपर का फर्स्ट क्वेश्चन था जो हमने डिस्कस किया था, जन धन योजना, है ना। 2014-15 में जो शुरू हुई थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन धन योजना की शुरुआत की घोषणा की थी। इस बार फिर से फाइनेंशियल इंक्लूजन को लेकर क्या हुआ है, एक क्वेश्चन बना है। और फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब यह है कि भारत के दूरस्थ क्षेत्रों में जहां पर डायरेक्ट बैंकों की व्यवस्था नहीं है, बैंकों की लोगों तक पहुंच नहीं है, वहां पर ऐसा कोई मैकेनिज्म तैयार किया जाए कि लोग बैंकिंग सिस्टम से जुड़ सकें, है ना, ताकि सरकार को अगर उन्हें कोई लाभ प्रोवाइड करवाने हैं तो वो प्रोवाइड किया जा सके, या वो एक ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर से हमारे कम से कम जुड़ सके इंडिया के, ठीक है। तो इस तरह से है। तो नचिकेत मोर समिति बनी थी और 2015 में इन्होंने पेमेंट बैंक सिस्टम की शुरुआत के बारे में इन्होंने सिफारिश की थी और सरकार ने उसको ध्यान में रखते हुए फिर पेमेंट बैंक के नोटिफिकेशंस भी जारी किए थे। जनरली आरबीआई ने किए थे सरकार की तरफ से, तो ये पूरा सिनेरियो उस टाइम का था। तो करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन पेमेंट बैंक अभी भी आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आपको पता होना चाहिए पेमेंट बैंक के क्या काम है। जैसे ये कह रहा है कि ये क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड दोनों जारी कर सकते हैं। अब क्रेडिट कार्ड आप देखिए, क्या ये एक लग्जरी फैसिलिटी टाइप में नहीं है? क्या ये बड़े शहरों की फैसिलिटी वाली बात नहीं है? क्या ये बड़े शहरों की बात नहीं है? तो हम तो क्या कर रहे हैं, हम तो वित्तीय समावेशन की कोशिश कर रहे हैं। बड़े शहरों में तो ऑलरेडी चीजें प्रोवाइडेड है। तो पेमेंट बैंक को इसीलिए जारी किया गया, डेबिट कार्ड तो इसलिए ताकि जो लोग अपने पैसे बैंकों में जमा करते हैं वह कहीं से निकाल भी पाए। डेबिट कार्ड जारी कर सकते हैं, लेकिन क्रेडिट कार्ड जैसी लग्जरी फैसिलिटी वह प्रोवाइड नहीं करवाते। पेमेंट बैंक का तो यह है कि लोगों तक पहुंच जाए किसी तरह हमारा बैंकिंग सिस्टम, है ना। तो अभी हम देखेंगे, चलो ये देखेंगे। तो दूसरा स्टेटमेंट इसका गलत है। अगर आप इस तरह से थोड़ा सा समझेंगे चीजों को कि वित्तीय समावेशन है क्या, ठीक है, तो जो चीजें छूट रही है हमसे उनको समावेश करने के लिए उनका हमारे साथ में वित्तीय समावेशन है। भुगतान बैंक ऋण देने के कार्यकलाप नहीं कर सकते। पहले तो आप देखो, जब आप दूसरा हटाएंगे तो ये हट गए, जब आप दूसरा हटाएंगे तो ये अपने आप ही हट गया। तो उत्तर आपको मिल गया विकल्प बी। तो केवल एक स्टेटमेंट को एलिमिनेट करने की जरूरत यहां पर थी। यहां पर आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते थे। अब क्योंकि पेमेंट्स बैंक को हमें डिजिटाइज रूप में प्रोवाइड करवाना था, तो मोबाइल टेलीफोन कंपनियों और सुपर बाजार श्रृंखलाओं के स्वामित्व एवं नियंत्रण, जिनका नियंत्रण भारतीय व्यक्तियों के पास है, उनको यह फैसिलिटी दी गई थी। हाँ, मोबाइल टेलीफोन कंपनियों को यह फैसिलिटी दी गई थी कि आपको अगर एक कुछ फिक्स वर्षों का एक्सपीरियंस है इस क्षेत्र में, मोबाइल टेलीफोन कंपनियों के रूप में या मार्केटिंग सुपरमार्केट श्रृंखलाओं के रूप में फिक्स वर्षों का कुछ अगर एक्सपीरियंस है वो हम देख लेंगे। तो आप अगर भारतीय हैं, क्योंकि इकोनॉमी की बात है ना भाई, अगर कोई विदेशियों को इतनी पावर दे देंगे कि भारत में बैंक संचालित करेंगे दूरस्थ क्षेत्रों में, तो वो अपने प्रॉफिट को ज्यादा तवज्जो देगा। हालांकि प्रॉफिट तो इंडिया वाले भी तवज्जो देंगे, लेकिन भारतीय व्यक्तियों के, हमारा सारा सिस्टम भारतीयों के हाथ में होगा। तो यह आपको थोड़ा ध्यान रखना है
कि पहला स्टेटमेंट ठीक है। और भुगतान बैंक ऋण देने के कार्यकलाप नहीं कर सकते, बिल्कुल करेक्ट है। ये आपको ऋण नहीं देते, ये बस आपको बैंकिंग लेन देनों की सुविधा देते हैं। ठीक है, आप अपना पैसा जमा करा सकेंगे, जरूरत पड़ेगी तो निकलवा सकेंगे, ठीक है, वापस जमा करवा सकेंगे, बस इतनी फैसिलिटी है। आपको डेबिट कार्ड दे दिया जाएगा, जब भी आपको जरूरत पड़े एटीएम से जाके आप अपना पैसा निकाल सकते हैं। क्रेडिट कार्ड क्या है? क्रेडिट कार्ड एक तरह से आप अपना पैसा नहीं है, लोन ले लेते हैं, कुछ शॉपिंग कर लेते हैं या पैसा जो भी है ना। क्रेडिट कार्ड एक लग्जरी फैसिलिटी है, ये समझो आप, तो इसलिए यह गलत हो गया। तो फर्स्ट एंड थर्ड इसका करेक्ट है। आइए देखते हैं इसको। भुगतान बैंक पारंपरिक बैंकों के विपरीत आरबीआई के विशिष्ट दिशा निर्देशों के तहत विनियमित आरबीआई के द्वारा प्रतिबंधित मापदंडों के तहत काम करते हैं। डॉक्टर नचिकेत मोर की अध्यक्षता वाली एक समिति ने निम्न आय वर्ग और छोटे व्यवसायों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भुगतान बैंकों की स्थापना की सिफारिश की थी। नचिकेत मोर समिति की बात यहाँ पर आ गई है। अगस्त 2015 में भारतीय रिजर्व बैंक ने 11 आवेदकों को भुगतान बैंक शुरू करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी थी। मोबाइल टेलीफोन कंपनियों और सुपरमार्केट श्रृंखलाओं का स्वामित्व एवं नियंत्रण भारतीय व्यक्तियों के पास है, वे भुगतान बैंक के प्रवर्तक होने के योग्य हैं। तो ये पहला बात एकदम ठीक है। क्या क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते? मांग जमा स्वीकार कर सकते हैं। प्रति उपभोक्ता अधिकतम 1 लाख रुपए था पहले, लेकिन अभी कितना कर सकते हैं? 2 लाख रुपए हर उपभोक्ता मांग जमा को स्वीकार किया जा सकता है। एटीएम, जिसे आप डेबिट कार्ड कहते हैं, जारी कर सकते हैं। नेट बैंकिंग सेवाओं व थर्ड पार्टी को फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। बैंकिंग सेवाएं, है ना, लेन देन किया जा सकता है। विभिन्न स्रोतों के माध्यम से भुगतान और प्रेषण सेवाएं भी ये उपलब्ध करा सकते हैं। म्यूचुअल फंड यूनिट्स और बीमा उत्पादों जैसे गैर जोखिम साझा करने वाले सरल वित्तीय उत्पादों का वितरण भी कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड वगैरह में ये काम कर सकते हैं। उन्हें केवल ग्राहकों की जमा राशि से प्राप्त धन को सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करने की अनुमति है। तो जो लोगों से प्राप्त होता है वे केवल कहां पर निवेश कर सकते हैं? सरकारी प्रतिभूतियों। ठीक है भाई, अब आपने उनको लोन देने से भी मना कर दिया, आपने क्रेडिट कार्ड जारी करने से भी मना कर दिया, जहां से उनको इनकम होती है। तो फिर वो इनकम कहां से क्रिएट करेंगे? वो इनकम क्रिएट करेंगे कि सरकार जो प्रतिभूतियां जारी करती है, जहां से लगभग निश्चित रूप से आपको प्रॉफिट मिलता है, वहां से आप इन्वेस्टमेंट करके अपना रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं, वहीं से आप प्रॉफिट कमाएंगे। ठीक है, क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर सकते, ऋण नहीं दे सकते, एनआरआई जमा स्वीकार नहीं कर सकते। ऊपर वाली बातें तो आपको पता होनी चाहिए, लेकिन ये 3 बातें आपको ज्यादा पता होनी चाहिए। यहां से आप एलिमिनेट करते हैं स्टेटमेंट्स को। किसी भुगतान बैंक का खाताधारक किसी भी एटीएम या अन्य सेवा प्रदाता के माध्यम से पैसा जमा कर सकता है और निकाल सकता है। मोबाइल फर्मों, सुपरमार्केट श्रृंखलाओं और अन्य को व्यक्तियों एवं छोटे व्यवसायों की सेवा के लिए भुगतान लाइसेंस दिया जाएगा। अब आप बात कीजिए कि वर्तमान में कितने भुगतान बैंक है। तो पहले तो आप देखते हैं एयरटेल पेमेंट बैंक है, एयरटेल पेमेंट बैंक, ठीक है। फिर आप देखते हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है, भारतीय डाक भुगतान बैंक, है ना। दो, आप टोटली मानिए कि भारत में अभी 6 पेमेंट बैंक है। एयरटेल वाला हो गया, इंडिया पोस्ट हो गया, पेटीएम हो गया, एक फिनो करके फिनो पेमेंट बैंक है, 4 हो गए। एक एनएसडीएल करके भी है, एनएसडीएल है, एक पेटीएम हो गया और एक और है ना। तो टोटल अभी कितने भुगतान बैंक के? 6 हैं। इसमें ज्यादा कोई वो नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है। गूगल पे जनरली जाइएगा, सिंपल सा, उसमें पूछिएगा कि कितने पेमेंट बैंक है, सर्च कीजिए, मिल जाएगी चीजें, है ना। थोड़ा ऑथेंटिकेट करना चाहें तो आरबीआई की वेबसाइट वगैरह पर जाकर आप चीजों को देख पाएंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, मुझे लगता है काफी टाइम हो गया और ये 5th क्वेश्चन है, थोड़ा सा हमें स्पीड शायद बढ़ानी चाहिए, लेकिन मैं बड़ी ईमानदारी से आपको क्वेश्चन समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इसलिए टाइम लग रहा है ना। तो देखिए, अब लाइफ आई के बारे में बात कर रहा है। क्या होता है लाइट फिडेलिटी? एक नई प्रौद्योगिकी, एक नई तकनीक, नई प्रौद्योगिकी से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। कोई भी नई टेक्निक आई है, अब देखिए, एक तो नई प्रौद्योगिकी, ऊपर से कौन सी? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी या कम्युनिकेशन, इसी में मान सकते हैं आप। कम्युनिकेशन तो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई, है ना। तो यहां से क्वेश्चन बनते ही हैं जनरली।
जब भी आप कोई नई तकनीक देखे उसे आप जरूर मजबूत कीजिए एग्जाम पर्सपेक्टिव से। यह उच्च गति डेटा संचरण के लिए प्रकाश को माध्यम के रूप में प्रयुक्त करता है। तो हो सकता है लाइफाई, आप समझ जाएंगे लाइट फिडेलिटी की बात हो रही है, तो यह ठीक है। उच्च गति डेटा संचरण, उच्च गति डेटा संचरण के लिए प्रकाश को, हमारे रूम की जो लाइट्स होती है उनके माध्यम से यह डेटा को ट्रांसमिट करने का काम करता है। यह एक वायरलेस, एक बेतार प्रौद्योगिकी है और वाईफाई से कई गुना तीव्रतर है। यहाँ आप कंफ्यूज शायद हो सकते हैं, यह बिल्कुल वाईफाई से कई गुना तेज है, कई गुना तीव्र है। इसकी बस एक कमी है, यह क्या करती है, माध्यम को पार नहीं कर सकती। जैसे अगर आपने दीवारें हैं, कमरे में आपने वाईफाई लगवा लिया तो इसकी रेंज बहुत ज्यादा दूर तक नहीं होगी, जैसे वाईफाई की हो जाती है ना, इसकी रेंज ज्यादा नहीं होगी। जो एक छोटा सा एनवायरनमेंट है उसी में आपको हाई क्या कह सकते हैं, उच्च गति से डेटा ट्रांसमिशन की सुविधा यह देता है। तो इसके दोनों स्टेटमेंट ठीक है लाइट फिडेलिटी के बारे में। और मुझे लग रहा है कि आप अगर इसकी तैयारी कर रहे हैं, आपने साइंस एंड टेक पढ़ा होगा तो इसके बारे में आप पढ़ चुके होंगे, है ना। बाकी आप पॉज करके एक बार इसको देख सकते हैं। ये मैं बताऊं कि एक अब तक जो सबसे तेज वाईफाई है विजिग, इससे भी 100 गुना तेज है ये लाइट फिडेलिटी। तो इसकी तेजी तो आप समझ सकते हैं, है ना। वायरलेस है ये भी आप समझ गए, और लाइट का प्रयोग करती है ट्रांसमिशन के लिए, ये भी बात ठीक है। रेडियो तरंगों के बजाय प्रकाश का प्रयोग करती है ना। आइए अब देखिए, हमने पहले पिछले सेशंस में भी ये बात की है कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो भी समिट्स होती हैं, जो भी प्रोटोकॉल हैं, उनके बारे में आपको बहुत अच्छे से चीजें तैयार करके जानी है। जैसे इस बार क्या हुआ है, कोप 30 हुआ है इस बार, कोप 30, ठीक है, इस बार कोप 30 हुआ है। तो कोप 30 में आप क्या करेंगे, कोप 30 को बहुत अच्छे से तैयार करके आपको जाना है। अब ये 2016 का पेपर है, मैं बार बार कह रहा हूँ, शायद ये हमारे छठे क्वेश्चन में मैं चौथी बार बता रहा हूँ कि ये 2016 का पेपर है। 2016 के पेपर से पहले 2015 में क्या हुआ था, 2015 में पेरिस क्लाइमेट सम्मेलन हुआ था, पेरिस क्लाइमेट समिट, क्लाइमेट समिट, है ना। और पेरिस क्लाइमेट समिट से दो, ये क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट था, कोप 30 तो इसके मुकाबले उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पेरिस क्लाइमेट समिट 2015 का जो हुआ था, कोप 21 था, वह इतना इंपॉर्टेंट रहा एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव से। आप देखेंगे कि 2016 के पेपर में कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आपको इस समिट के इर्द गिर्द ही देखने को मिलेंगे। तो इस तरह के एनवायरमेंटल समिट्स और एनवायरमेंटल प्रोटोकॉल्स, कन्वेंशंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना। तो ये जो अभीष्ट राष्ट्रीय निर्धारित अंशदान है, जिन्हें आप INDC कहते हैं, INDC, इंटेंडेड नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस, पद को कभी कभी समाचारों में किस संदर्भ में देखा जाता है, तो जब 2015 में दिसंबर में यह सम्मेलन होने वाला था, तो हर देश से, क्योंकि ये क्या था कि हम जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जो हमारे पृथ्वी का जो तापमान है वो गर्म हो रहा है, तो हम कोशिश करेंगे कि यह तापमान 1.5 डिग्री तक रुक जाए, और ज्यादा से ज्यादा हम कोशिश करेंगे कि ये 2 डिग्री से ज्यादा तो किसी भी कंडीशन में ना बढ़े, है ना। तो इस समिट से पहले हर देश से यह कहा गया था कि भाई आप बताओ, आप अपनी तरफ से कौन कौन से उपाय करेंगे, कौन कौन से उपाय आप करेंगे। आप हमें एक रिपोर्ट सबमिट करो कि भाई हम नेशनली, हमने यह निर्धारित किया है कि हम अपनी तरफ से क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, उसको रोकने के लिए हम ये काम करेंगे। आप हमें लिस्ट दो, हमें रिपोर्ट दो कि आप क्या करोगे। उन्हें ही कहा गया, तो हर देश ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की, और उसी का नाम था इंटेंडेड नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस, यानी हमने खुद ने, देशों ने अपनी तरफ से डिसाइड किया है कि सर हम ये करेंगे, है ना, 2015 के सम्मेलन से पहले। तो जलवायु परिवर्तन के इस सम्मेलन से संबंधित था अभीष्ट राष्ट्रीय निर्धारित अंशदान। राष्ट्रों ने अपने स्तर पर कुछ डिसीजन लिए थे कि जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए
ज्यादा तेजी से बढ़ने नहीं देने के लिए हम कुछ डिसीजंस, कुछ उपाय करेंगे। तो इसका क्या होगा, जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए विश्व के देशों द्वारा बनाई गई कार्य योजनाएं। आपने बताया कि आप ये काम करेंगे जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए, करेक्ट है? तो बी इसका सही उत्तर होगा। ये हैं, आप देख सकते हैं मैंने लगभग चीजें आपको इसके बारे में चर्चा कर ली है। हाँ, फिर से एक योजना, सरकार की ऐसी योजनाएं जो ह्यूज इम्पैक्ट क्रिएट करती है, ह्यूज इम्पैक्ट क्रिएट करती है ना, वहां से क्वेश्चन आता है। उदय, उदय योजना का नाम है उज्जवल, उज्जवल डिस्कॉम अश्योरेंस योजना। यानी आप देखेंगे कि भारत में जो विद्युत वितरण कंपनियां हैं, विद्युत वितरण कंपनियां, हालांकि रिसेंट ईयर्स में काफी कुछ चीजें बेहतर हुई है, लेकिन जब मोदी गवर्नमेंट आई थी उस टाइम पे, तो एक बड़ी समस्या यह थी कि भारत की विद्युत वितरण कंपनियां बड़े स्तर पर घाटे में थी। डिस्कॉम्स जिसे आप कहते हैं ना, डिस्कॉम्स, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां, डिस्कॉम्स, तो भारत के जो डिस्कॉम्स थे, है ना, वह पूरे देश में वृहद स्तर पर घाटे में चल रहे थे। और इसकी वजह से हमें क्या नुकसान हो रहा था, हम भारत के गांवों तक, दूर दराज के क्षेत्रों तक इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं कर पा रहे थे, विद्युत को वहां तक नहीं पहुंचा पा रहे थे, क्योंकि कंपनियों के पास पैसा ही नहीं था, घाटे में थी, कर्ज में डूबी हुई थी। तो इनको कर्ज से निकालने के लिए, घाटे से उभारने के लिए, इनकी कंडीशन को बेटर बनाने के लिए उदय योजना शुरू की गई थी, और उसका नाम रखा गया था उज्जवल डिस्कॉम्स अश्योरेंस योजना, उदय, है ना। तो यह पूछ रहा है कि यह किस प्रयोजन के लिए शुरू की गई थी, किस वजह से शुरू की गई थी। तो क्या था, विद्युत वितरण कंपनियों के वित्तीय कायापलट और पुनरुत्थान का प्रबंधन करना, है ना, यह इसका सही उत्तर होगा। अब मैं 3 ऑप्शन ये भी पढ़ूं तो हो सकता है थोड़ा बिना मतलब टाइम जाएगा, जहां पर पढ़ने की जरूरत होगी वहां पढ़ेंगे, जहां हम डायरेक्ट चीजों को एड्रेस कर सकते हैं वहां पे डायरेक्ट एड्रेस करेंगे। मेरा मकसद क्वेश्चन सोल्व करवाना नहीं है दोस्तों, मेरा मकसद है आपकी तैयारी को, आपकी तैयारी का जो फंडामेंटल पार्ट है, पता नहीं मैं ये टर्म सही यूज करता हूं या नहीं, लेकिन आपकी तैयारी का जो आधारभूत पॉइंट है, आधारभूत भाग है, उसे मजबूत करना मेरा मकसद है ना। तो योजनाओं से क्वेश्चन बनते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। कोशिश करेंगे जब हमारे ये सेशन कंप्लीट हो जाएंगे तो कुछ इंपॉर्टेंट योजनाओं पर कोशिश करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट योजनाओं पर हम बात कर लें एग्जाम से पहले। ऑब्वियसली इसको अच्छा आपने पढ़ लिया होगा 2015 तक, ये सारी चीजें आप देख लीजिएगा, किस किस तरह से जो स्कीम रखी गई थी कि हमें इनके ऋण को और इनके घाटे को किस तरह समाप्त करना है। फिर क्या है, हाँ, मसाला बॉन्ड इंपॉर्टेंट है, और नाम आया है आईएफसी। तो अब क्या है, आईएफसी मसाला बॉन्ड, यानी आईएफसी ने मसाला बॉन्ड जारी किए होंगे, तो उसने अपने नाम के साथ में मसाला बॉन्ड लगाया, ये नाम भी किसी ने रखा होगा। तो आपको दोनों चीजों के, एक तो एक स्टेटमेंट आईएफसी के बारे में पूछ लिया, एक स्टेटमेंट मसाला बॉन्ड के बारे में पूछ लिया। मसाला बॉन्ड क्या होते हैं, जब भारत की किसी संस्था को या भारत में विदेशी निवेश को आपको आकर्षित करना होता है, और आकर्षित क्या करना होता है, बॉन्ड जनरली लोन लेने के लिए एक इक्विपमेंट है ना, एक इंस्ट्रूमेंट है। तो जब आपको विदेशों से ऋण प्राप्त करना होता है और आपको बॉन्ड जारी करके करना है, तो क्या होता है, आप डॉलर में जारी करेंगे बॉन्ड को, लेकिन डॉलर की जो प्राइस है वो तो फ्लक्चुएट होती रहती है ऊपर नीचे, डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग। तो उससे क्या होता है, डॉलर की प्राइस फ्लक्चुएट होने के कारण जो ऋण लेने वाली संस्था है जिसने बॉन्ड जारी किए हैं, उसको बड़े स्तर पर नुकसान झेलना पड़ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 50 बॉन्ड जारी किए हैं और डॉलर पर जारी किए हैं, और $1 की प्राइस कितनी है, 100 रुपए, है ना, तो आपने कितने लिए, आपने 5,000 रुपए लिए। आपने कहा कि मैं 8% या 10% इस पे क्या दे दूंगा, ब्याज दे दूंगा। तो आपने को 5,000 रिटर्न करने प्लस इस पर 10% ब्याज, 500 रुपए, आप 500 5500 रुपए रिटर्न करेंगे।
लेकिन क्या हो अगर, और आपने समझ लो कि 2 साल के लिए लिए, मैं कम के लिए बता रहा हूँ, हालांकि बॉन्ड कंपेरेटिवली लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, 10 साल, 15 साल, 20 साल के लिए। लेकिन क्या हुआ कि अगले ही साल डॉलर की कीमत हो गई कितनी, 120 रुपए। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, 120 इंटू 50 करना पड़ेगा, फिर उसके ऊपर 10% ब्याज। तो आपको रुपए में ज्यादा पैसे क्या करने पड़े, भुगतान करने पड़े डॉलर के मुकाबले। तो आप क्या करते हैं, विदेशों में जो बॉन्ड जारी करते हैं वो रुपए में ही जारी करते हैं, इंडियन करेंसी में बॉन्ड जारी करते हैं। तो जो बॉन्ड विदेशों में इंडियन करेंसी में जारी किए जाते हैं, ना कि फॉरेन करेंसी में, उन्हें मसाला बॉन्ड कहा जाता है। और यह कॉन्सेप्ट सबसे पहले आईएफसी लेकर आई थी, और आईएफसी एक विश्व बैंक की शाखा है, बिल्कुल है ना। आपको विश्व बैंक पढ़ना चाहिए, और विश्व बैंक की जो 5 शाखाएं हैं उनके बारे में आपको मोटी मोटी जानकारी होनी चाहिए कि उनका क्या काम है। ठीक है, तो आईएफसी ने यह नाम भी आईएफसी ने दिया था, मसाला बॉन्ड, क्योंकि भारत में जनरली स्पाइसेस वगैरह के लिए भारत जाना जाता है, तो भारत के रुपयों के लिए इन्होंने मसाला बॉन्ड, ऐसा नहीं है कि मसाले खरीदने के लिए बॉन्ड जारी किए जाते हैं क्या, है ना। तो आई होप मैं इस कॉन्सेप्ट को आपको समझा पाया हूं, और क्लियर करेंगे चीजें आगे, लेकिन मुझे लगता है आपको चीजें समझ में आ गई होगी। विदेशों से निवेश प्राप्त करने के लिए, भारतीय मुद्रा में बॉन्ड जारी किए जाते हैं। बस सिंपल सी ध्यान रखो, बॉन्ड जारी किए जाते हैं। मसाला बॉन्ड हमेशा विदेशों में जारी किए जाएंगे, हमेशा भारतीय मुद्रा में, यानी रुपीज में, भारतीय मुद्रा में जारी किए जाएंगे। बस इतना याद रखना यार, क्या है ना। तो ये ठीक है, यह रुपया अंकित मूल्य वाले बॉन्ड है और सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के ऋण वित्तीयन के स्रोत है। बॉन्ड होते ही ऋण वित्तीयन के स्रोत ही हैं, है ना। बॉन्ड इसीलिए तो जारी किया जाता है ताकि ऋण के रूप में हम फाइनेंस प्राप्त कर सके। तो ये भी बात सही है, दोनों ही इसके स्टेटमेंट करेक्ट है। आइए चर्चा करते हैं अगले क्वेश्चन की। ये आप देख सकते हैं, बॉन्ड ऋण के साधन होते हैं, और वो एक बिल्कुल कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। मसाला बॉन्ड शब्द को अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम द्वारा भारत की सांस्कृतिक और पाक कला संबंधी भावना के संदर्भ में गढ़ा गया था। ठीक है, और नवंबर 2015 में आईएफसी ने 1000 करोड़ रुपए के मसाला बॉन्ड जारी किए थे, ताकि भारत में अवसंरचना का, बुनियादी ढांचा का, परियोजनाओं का वित्त पोषण किया जा सके। ठीक है, और भी बहुत सारी भारतीय कंपनियां क्या है, मसाला बॉन्ड जारी करती है। देख लीजिए। अब ये एक हिस्ट्री का क्वेश्चन है। विजयनगर के शासक कृष्णदेव की कराधान व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब मैंने आपको पहले भी हम देखें, 2015 में भी विजयनगर से अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा गया है, और इस बार भी पूछा गया है, और आगे भी पूछा जाता रहेगा। अब मैं ये नहीं कह रहा कि 2026 में यहाँ से 100% क्वेश्चन आएगा, लेकिन विजयनगर साम्राज्य आपके एग्जाम दृष्टिकोण से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हमेशा से रहा है, आगे भी इम्पोर्टेंट बना हुआ है। ठीक है, लेकिन 2016 के इस पेपर की जब आप ये 2 स्टेटमेंट देखते हैं, तो आप पाएंगे कि इसमें बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होने की जरूरत नहीं है। अगर आपको मध्यकाल की व्यवस्था के बारे में, मध्यकाल के इतिहास की, अर्थव्यवस्था या प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में थोड़ी सी जानकारी होगी मोटे मोटे तौर पर, तो आप दोनों स्टेटमेंट को करेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा ऐसे स्पेसिफिक बात नहीं की हुई। ये मोटी सतही बात है जो आप पढ़कर इसको आराम से सही कर लेंगे। क्या है, भूमि की गुणवत्ता के आधार पर भू राजस्व की दर नियत होती थी। तो इस संदर्भ में मोहम्मद बिन तुगलक ने काम करना शुरू कर दिया था। अलाउद्दीन खिलजी ने भी कुछ काम किया था इस बारे में, कि जो भूमि है, भूमि की क्वालिटी के आधार पर हम क्या करेंगे, टैक्स कलेक्ट करेंगे। ऐसा नहीं है कि अच्छी भूमि और खराब भूमि दोनों पर समान दर से हम टैक्स कलेक्ट करें। अच्छी भूमि है, ज्यादा उपज होगी तो टैक्स भी हम ज्यादा लेंगे। कम खराब भूमि है, उपज कंपेरेटिवली कम होगी तो टैक्स भी आपको कंपेरेटिवली कम देना पड़ेगा, है ना। तो भूमि की गुणवत्ता के आधार पर भू राजस्व की दर
मध्यकालीन भारत की एक बहुत आप कह सकते हैं कि एक नॉर्मल विशेषता आप कह सकते हैं, सामान्य विशेषता थी। आपको मध्यकालीन भारत में इस तरह की व्यवस्था देखने को मिल जाती है। तो कृष्णदेव राय से स्पेसिफिक होने की जरूरत भी नहीं है ना, क्योंकि ये एक विशेषता है और ये बिल्कुल ठीक बात है। इसके अलावा अब देखो, जो खेती करते हैं उन्होंने तो कृषि कर दे दिया, भू राजस्व दे दिया, लेकिन जो खेती नहीं करते, जो व्यापार करते हैं, जो उद्योग चलाते हैं, ठीक है, जो शिल्प गतिविधियां करते हैं, क्या वो टैक्स नहीं देंगे? उनसे अलग अलग टैक्स लिए जाएंगे। तो यही बात कह रहा है कि जो कारखानों के निजी स्वामी होते थे वो एक औद्योगिक कर का भुगतान करते थे। तो बिल्कुल सही है, खेती वालों से भू राजस्व ले लिया, बाकियों से उनके काम के आधार पर कुछ टैक्स ले लिया। टैक्स तो सभी से लिया जाएगा ना, तो ये वाली बात है। तो दोनों इसके सही उत्तर है, इसको आप देख लेंगे। विजयनगर के शासकों ने दमनकारी कराधान नीति का पालन किया। दमनकारी कराधान नीति साम्राज्य की समृद्धि को उनके कराधान सिद्धांतों के माध्यम से निम्नलिखित पंक्तियों में समझा जा सकता है। उन्होंने भूमि की प्रकृति के आधार पर विभिन्न प्रकार के कर एकत्र किए। कर के उद्देश्य से गांवों को 8 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया था। ये गांवों के वर्गीकरण है 8 प्रकार। किस तरह से करों के बारे में, सॉरी, ब्रह्मदेव, देवदान, मठपुर, सर्वमान्य, कोडागी, रक्त, कोडागल, गुट्टगी, शेष बचे अन्य ग्राम या भूमि। तो ये टर्मिनोलॉजीज आप ध्यान रख सकते हैं, यहां से फिर से क्वेश्चन बन सकते हैं। आइए आगे और है, भूमि अधिकार की एक अन्य श्रेणी से भी आय प्राप्त की जाती थी। यह श्रेणी सिंचाई में निवेश का परिणाम था। इसे तमिल में दशावंद, दशावंद भूमि कौन सी हो गई? सिंचित भूमि आप कह सकते हैं ना, सिंचित भूमि। और आंध्र और कर्नाटक में कट्ठ गोडगे, कोडगे कहा जाता था। तो ये टर्मिनोलॉजीज आप ध्यान रखिए। बाकी भूमि कर के अलावा कई पेशेवर कर भी लगाए जाते थे। दुकानदारों, खेत सेवकों, चरवाहों, धोबी, कुम्हारों, मोची, संगीतकारों आदि पर्याय टैक्सेस लगाए जाते थे। आप इसको पढ़ सकते हैं। प्राचीन भारत में की निम्नलिखित पुस्तकों में से किस एक में शुंग राजवंश के संस्थापक के पुत्र की प्रेम कहानी मिलती है? शुंग राजवंश का संस्थापक कौन था? अग्निमित्र। और कौन सी किताब मालविका और अग्निमित्र की प्रेम कहानी की बात करती है? मालविका, अग्निमित्र। शुंग राजवंश कौन से समय पीरियड से संबंधित है? मौर्योत्तर काल से संबंधित है सर, मौर्योत्तर काल से। मालविका अग्निमित्रम किसकी है? कालिदास की है सर। कालिदास कौन से टाइम पीरियड से संबंधित है? गुप्त काल से संबंधित है। ठीक है, कालिदास। मालविका अग्निमित्रम कालिदास की। और जो भी कृतियां हैं आप ध्यान रखिए, मेघदूत कालिदास की है। रत्नावली किसकी है? क्या रत्नावली हर्षवर्धन की है? हर्षवर्धन कौन से काल में है? गुप्तोत्तर काल में। ठीक है, आइए आगे चर्चा करें। ये कालिदास के बारे में बात है। मालविका अग्निमित्रम, मालविका और अग्निमित्र, विक्रम वर्षियम, अभिज्ञान शकुंतलम में प्रेम के रस को उसकी सभी संभावित अभिव्यक्तियों में प्रस्तुत किया गया है। जो बेजोड़ है वे प्रेम और सौंदर्य के कवि हैं और जीवन के धर्मानुकूल आचरण में विश्वास करते हैं, जिसका आनंद शुद्ध, पवित्र और हमेशा व्यापक प्रेम में निहित है। तो ये पूरी चीजें हैं, आप देख सकते हैं, सारी बात बताई गई है। उत्तर की हमने बात कर ली। हर्षवर्धन का शासनकाल यहाँ पर दिया गया है। नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली हर्षवर्धन की है। स्वप्न वासव दत्ता या वासव दत्ता का स्वप्न कौशाम्बी के राजा उदयन और अवंती के शासक प्रद्योत की बेटी वासव दत्ता के प्रेम कहानी के बारे में है। इस नाटक को प्राचीन भारतीय कवि भास की सर्वश्रेष्ठ रचना माना जाता है। ठीक है, संस्कृत नाटक है। मेघदूत में कालिदास की एक कृति है जिसमें एक यक्ष अपनी कहानी बताता है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में कभी कभी एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स शब्द देखने को मिलता है? WTO है, मैंने पिछली बार भी कहा था, WTO, वर्ल्ड बैंक, IMF, ये जो संगठन है आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट संगठन है। इनके बारे में आपको चीजें सारी की सारी पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये जो सब्सिडीज होती है कृषि वाले सेक्टर में, इनको बॉक्स कहा जाता है। और हरा,
एम्बर और लाल निषिद्ध के रूप में। हालांकि कृषि वाले सेक्टर में लाल की बात नहीं होती, ब्लू की बात होती है। तो आप इसको देख सकते हैं, एम्बर बॉक्स सब्सिडी, ग्रीन बॉक्स सब्सिडी, ब्लू बॉक्स सब्सिडी। ग्रीन बॉक्स जिसमें आप सब्सिडी दे सकते हैं, एम्बर बॉक्स में कुछ रेगुलेशन होते हैं, और ब्लू बॉक्स वो होती है जिसमें जो डायरेक्ट व्यापार को विकृत करने की प्रवृत्ति रखती है। तो इनको जनरली मना किया जाता है कि आप इस तरह की सब्सिडी प्रोवाइड मत कीजिए। ठीक है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। निम्नलिखित में से किसको या किनको भारत सरकार के पूंजी बजट में शामिल किया जाता है? अब यह एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। आपको पता है बजट को जनरली राजस्व बजट और पूंजी बजट में बांट कर देखा जाता है। सॉरी गाइस। राजस्व बजट आप मानो दैनंदिन की क्रियाएं हैं, प्रतिदिन होने वाली क्रियाएं, जो आपको संपत्ति क्रिएट नहीं करती, ना तो संपत्ति क्रिएट करती है ना दायित्व क्रिएट करती है ना। ये खर्चे तो आपको करने ही पड़ते हैं अपने दैनंदिन की प्रक्रियाओं को संचालित करने के लिए, अपने सिस्टम को बनाने के लिए, अपने सिस्टम को सुचारू रूप से चलाने के लिए ये खर्चे आपको करने ही पड़ते हैं। ये बात हो गई। पूंजीगत बजट जो होता है उसमें क्या होती है, या तो आप क्या करते हैं अपनी एसेट्स का निर्माण करते हैं, आपकी एसेट्स में वृद्धि होती है, या फिर आपके दायित्व कम होते हैं। अब दोनों चीजें हो सकती है, या तो एसेट्स बढ़ती या घटती है, या आपके दायित्व कम या ज्यादा होते हैं, है ना। जब एसेट्स और दायित्वों पर बात आती है तो पूंजीगत बजट उसे कहते हैं, और राजस्व बजट हमारे दैनंदिन की प्रक्रियाओं के संचालन के लिए जो आय या जो खर्च होते हैं वह दैनंदिन वाले राजस्व बजट कहलाते हैं। तो पूंजीगत बजट में क्या क्या शामिल होंगे? सड़कों, इमारतों, मशीनरी आदि जैसी परिसंपत्तियों के अधिग्रहण पर जो व्यय करते हैं, बिल्कुल जो भी व्यय करेंगे उससे हमारी परिसंपत्तियों में वृद्धि होगी ना, वृद्धि होगी, तो ये क्या होगा, एक पूंजीगत बजट के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। विदेशी सरकारों से प्राप्त ऋण, विदेशी सरकारों से जब आप ऋण प्राप्त करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, पैसा आएगा। लेकिन इस पैसा आने के साथ साथ आपका एक दायित्व भी तो क्रिएट हो गया। दायित्व क्या क्रिएट हुआ कि ये जो ऋण लिया है वो आने वाले जितने भी निर्धारित साल है उन सालों में हमें लौटाना भी है, तो हमारे दायित्व में वृद्धि हो गई। पैसा तो आया ऋण लेने के साथ, तो दायित्व में वृद्धि हो गई, तो यह भी पूंजीगत बजट में शामिल किया जाएगा। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को अनुदत्त ऋण, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को अनुदत्त ऋण और अग्रिम, राज्यों को या संघ राज्य क्षेत्रों को आपने ऋण दिया, ऋण दिया तो उसे भी आप क्या मानते हैं, संपत्ति मानते हैं अपनी, है ना, संपत्ति मानते हैं, क्योंकि आपका पैसा किसी के पास रखा है जो आपके पास वापस कभी ना कभी आएगा, तो वह आपके काम आएगा, पहली बात ये। और जब तक यह पैसा इस व्यक्ति के पास या इस राज्य के पास रखा है तब तक आपको ब्याज मिलता रहेगा, तो ये क्या हुई, आपकी संपत्ति हुई। तो इसको भी आप पूंजीगत बजट के अंदर ही शामिल करते हैं। तो विकल्प डी हमारा इसमें सही उत्तर होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने चीजें सारी समझा दी हैं, लेकिन आप और पढ़ना चाहे तो मैंने कोशिश की है कि हर क्वेश्चन के साथ में इसकी एक्सप्लेनेशन को रखा जाए, लेकिन मैं यह कोशिश कर रहा हूं कि क्वेश्चन को समझने के दौरान ही हम उसके सारे डायमेंशंस की चर्चा कर लें। ठीक है, अब 13 क्वेश्चन है, मुझे थोड़ा सा हेवी लग रहा है कि 25 क्वेश्चन करना ठीक है या हमें 20 क्वेश्चन पर ही रुकना चाहिए, है ना, लेकिन लेट्स सी। अब देखिए यह भी एनवायरमेंटल कन्वेंशन से संबंधित है, यूएनसीसीडी, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र की क्या है, कन्वेंशन है। और आपको पता होगा 1992 में जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, अर्थ समिट हुआ था, उसमें हमने तीन कन्वेंशंस का गठन किया था, स्थापना की थी। पहली कौन सी थी, UNFCCC, यूनाइटेड नेशंस
फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, फ्रेमवर्क एंड कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, है ना। एक थी UNCBD, कन्वेंशन ऑन क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी, और एक थी UNCCD, डेजर्टिफिकेशन को कॉम्बैट करने के लिए। तो यह UNCCD के बारे में पूछ रहा है। आपको इन तीनों के बारे में अच्छी खासी जानकारी होना जरूरी है, ठीक है। इसका उद्देश्य नव प्रवर्तनकारी राष्ट्रीय कार्यक्रमों एवं समर्थक अंतरराष्ट्रीय भागीदारियों के माध्यम से प्रभावकारी कार्यवाहियों को प्रोत्साहित करना है। क्या आपको इस स्टेटमेंट में कुछ भी गड़बड़ी नजर आ रही है? क्या कह रहा है? हमने एक कन्वेंशन का गठन किया, इसका उद्देश्य क्या था? नवीन राष्ट्रीय कार्यक्रमों और अंतरराष्ट्रीय भागीदारी के माध्यम से प्रभावकारी कार्यवाही को, डेजर्टिफिकेशन के लिए प्रभावकारी कार्यवाही को प्रोत्साहित करना है। अच्छी सी बात लिखी है यार, भले बड़ा सा स्टेटमेंट है लेकिन कितनी अच्छी और कितनी सिंपल बात लिखी है, तो क्यों गलत करोगे? बिल्कुल करेक्ट है। जब आपको दिख गया कि पहला करेक्ट है और 3 ही ऑप्शन में है तो दूसरे को आप काट दो, ठीक है। अब फिर से देखो, यह विशेष या विशिष्ट रूप से दक्षिण एशिया एवं उत्तरी अफ्रीका के क्षेत्रों पर केंद्रित होता है और इसका सचिवालय इन क्षेत्रों को वित्तीय संसाधनों के बड़े हिस्से का नियंत्रण सुलभ कराता है। क्या यह केवल विशेष रूप से दक्षिण एशिया पर निर्भर है? क्या विशेष रूप से दक्षिण एशिया के लिए यह प्रोग्राम चलाया गया है? नहीं, विश्व में जहां भी डेजर्टिफिकेशन की समस्या देखने को मिल रही है वहीं पर हमने ये काम करना है ना। जब आप दूसरे को एलिमिनेट करोगे तो एक और ऑप्शन आपका चला जाएगा। अब बचा 1 और 3। तीसरा आप देखेंगे तो यह मरुस्थलीकरण को रोकने में स्थानीय लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए बॉटम अप अप्रोच के लिए प्रतिबद्ध है। मतलब मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए स्थानीय लोगों की भागीदारी को भी यह सुनिश्चित करता है। तो यह भी स्टेटमेंट हमारा ठीक है। विकल्प 1 और 3 हमारा सही उत्तर है। ठीक है दोस्तों, तो आइए चर्चा करें। ये आप पढ़ लीजिएगा, हमने बात इस पर कर ली है। हाल ही में, ये हाल ही में जो बात कह रहा है ना वो 2016 की कह रहा है। हाल ही में IMF के SDR बास्केट में निम्नलिखित में से किस मुद्रा को जोड़ने का प्रस्ताव किया गया है? तो आपको पता है कि IMF जो डील करता है अपनी, एक IMF का अलग मैकेनिज्म है, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, है ना, इसके अंदर डील करता है और इसका मूल्य निर्धारण करने के लिए एक बास्केट ऑफ करेंसीज है ना, मुद्राओं की एक टोकरी है जिसके आधार पर यह इसका मूल्यांकन करता है। मुद्राओं की टोकरी, उसमें कौन कौन सी मुद्राएं होती है? 5 मुद्राएं जनरली होती है उसमें वर्तमान सिनेरियो में, और 2016 में पहले 4 होती थी। 2016 में चीन की रेनमिंबी को उसमें शामिल किया गया था और उसके बाद से SDR बास्केट में 5 मुद्राएं शामिल है। आइए इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। SDR बास्केट में अमेरिकी डॉलर, यूरो, चीनी रेनमिंबी, जापानी येन और पाउंड स्टर्लिंग का भार है। ये 5 मुद्राएं हैं। इनका भार क्या है? जो सबसे ज्यादा भार है अमेरिकन डॉलर का, उसके बाद में भार है यूरो का, और 3rd नंबर पर है चीनी रेनमिंबी का। सबसे कम किसका है? पाउंड स्टर्लिंग का सबसे कम है। तो यह इसका सारा कॉन्सेप्ट है। IMF इंपोर्टेंट है, WTO इंपोर्टेंट है, वर्ल्ड बैंक इंपोर्टेंट है। ये तीनों जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफी इंपोर्टेंट होते हैं, काफी वेटेज इनका है आपकी तैयारी में। देखिए ये वापस IMF पे बेस्ड एक क्वेश्चन आ गया, है ना। अब ये जरूर आपको पता होना चाहिए कि अगर IMF आपने पढ़ा होगा तो इस समिति के बारे में आपने जरूर पढ़ा होगा, और करंट अफेयर में रहेगी तो आपको जल्दी समझ आएगा कि सिनेरियो क्या है। ठीक है, तो IMFC विश्व अर्थव्यवस्था से सरोकार रखने वाले विषयों पर चर्चा करता है और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष को उसके कार्य की दिशा पर सलाह देता है। बिल्कुल ये स्टेटमेंट ठीक है। IMF को किस तरह की नीतियां अपनानी चाहिए, विश्व अर्थव्यवस्था का क्या सिनेरियो भी चल रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए किस तरह के स्टेप IMF को लेना चाहिए, इन सब कामों की सलाह देता है IMFC,
है ना, इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कमेटी केवल सलाहकारी समिति है, लेकिन आईएमएफ के कार्यों में इसकी बड़ी भागीदारी देखने को मिलती है। आईएमएफसी की बैठकों में विश्व बैंक प्रेक्षक यानी ऑब्जर्वर, प्रेक्षक की भांति भाग लेता है। तो विश्व बैंक बिल्कुल ऑब्जर्वर के रूप में भाग लेता है, ये स्टेटमेंट ठीक है। और इसमें ऐसा नहीं है कि आप अभी इस क्वेश्चन को समझकर कुछ लॉजिक लगा लेंगे, कोई कॉन्सेप्ट लगा लेंगे, ऐसा इस क्वेश्चन में कुछ भी नजर नहीं आएगा आपको। आपको अगर ये पता है तो आप कर पाएंगे, आपको नहीं पता है तो आप नहीं कर पाएंगे। ये इतना सिंपल सी बात है। ठीक है, दोनों ठीक है, तो दोनों ठीक है, तो विकल्प सी हमारा सही उत्तर होगा। यहाँ पे आप चीजों को देख सकते हैं। एक राष्ट्रीय मुहिम, राष्ट्रीय गरिमा अभियान चलाई गई है, किस वजह से चलाई गई है? तो करंट अफेयर का मुद्दा था। जो हाथ से मेला ढोने वाले लोग होते हैं उनको गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए, मतलब गरिमापूर्ण जीवन की तरफ लाने के लिए, क्योंकि उन लोगों को इतना मजबूर कर दिया गया समय के साथ में समाज ने कि उन्हें हाथ से मेला ढोना पड़ रहा है ना, अपने हाथ से गंदगी उठानी पड़ रही है। ठीक है, तो उनको गरिमापूर्ण जीवन की तरफ लाने के लिए, उन लोगों का पुनर्वास करने के लिए राष्ट्रीय गरिमा अभियान चलाया गया था। तो यह विकल्प सी इसका सही उत्तर है। करंट अफेयर्स ड्रिवन यह क्वेश्चन था, आपको पता होना चाहिए था उस टाइप पर। ठीक है जी, आगे हम चर्चा करें 17th क्वेश्चन की। मध्यकालीन भारत के सांस्कृतिक इतिहास में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, धार्मिक संदर्भ में थोड़ा सा जुड़ा हुआ है। तमिल क्षेत्र के सिद्ध, सिद्ध क्या होते हैं? साधु जिन्हें आप कह सकते हैं, है ना, जो ईश्वर के ध्यान में मग्न रहते हैं और बहुत ज्यादा संपत्ति वगैरह अर्जित करने पर ध्यान नहीं देते। सिद्ध लोग होते हैं, सिर्फ ईश्वर की आराधना करनी है। ठीक है, तो तमिल क्षेत्र में जो सिद्ध पाए जाते थे, जिन्हें सित्तर भी कहा जा सकता है, एकेश्वरवादी थे, एक ईश्वर में यकीन करने वाले थे तथा मूर्ति पूजा की निंदा करते थे। तो ये क्या, ये बात ठीक है। फिर कन्नड़ क्षेत्र के लिंगायत, लिंगायत कर्नाटक वाले क्षेत्र में लिंगायत संप्रदाय जो डेवलप हुआ था, बसवन्ना, है ना, संत बसवन्ना के अंतर्गत, तो उनके बारे में पूछ रहा है कि लिंगायत पुनर्जन्म के सिद्धांत पर प्रश्न चिन्ह लगाते थे, यानी वह पुनर्जन्म के सिद्धांत को कहीं ना कहीं नहीं मानते थे और जाति अधिक्रम को भी अस्वीकार करते थे। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट ठीक हैं। थोड़ा सा धार्मिक पर्सपेक्टिव पर आपको ज्यादा ध्यान देना है जब आप इतिहास पढ़ें, और स्पेशली मिडाइवल और अर्ली मिडाइवल वाले क्षेत्र में जो धार्मिक डेवलपमेंट्स हुए है ना, उन पर आपको थोड़ी सी ज्यादा तवज्जो देनी है। जो हम सूफी और भक्ति आंदोलन देखते हैं उस पर आपकी नजर ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो यह है 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में एक नवीन आंदोलन का उद्भव हुआ जिसका नेतृत्व बसवन्ना, है ना, 1106 से 1168 बसवन्ना नामक एक ब्राह्मण ने किया था। इनके अनुयायी वीर शैव यानी शिव के वीर और लिंगायत कहलाए। ठीक है, लिंगायतों ने जाति की अवधारणा और कुछ समुदायों को दूषित होने की ब्राह्मणी अवधारणा का विरोध किया। जातिगत अवधारणाओं को, और जैसे शूद्रों को दूषित कह दिया जाता था, या जो चांडाल वगैरह जो निम्न तथा कथित निम्न स्तरीय जातियां मानी जाती थी, उनकी अवधारणा को इन्होंने क्या कहा, गलत बताया। ये शिव की आराधना लिंग के रूप में करते हैं। ठीक है, लिंगायत, इसीलिए इनको लिंगायत कहा जाता है। इस समुदाय के पुरुष वाम स्कंद पर चांदी के एक पिटारे में एक लघु लिंग को धारण करते हैं। वाम स्कंद यानी उल्टे हाथ का, बाएं हाथ का जो कांधा होता है ना, इस पर एक पेटी में छोटा सा शिवलिंग धारण करते हैं। ठीक है, चांदी की एक पेटी होती थी, ताबीज जिसे आप कह सकते हैं, उसमें शिवलिंग को धारण करते हैं। जिन्हें श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाता है उनमें जंगम अर्थात यायावर भिक्षु शामिल है। लिंगायतों का विश्वास है कि मृत्युपरांत भक्त शिव में लीन हो जाएंगे तथा इस संसार में वापस नहीं लौटेंगे, यानी पुनर्जन्म में ये विश्वास नहीं करते हैं। धर्मशास्त्र में बताए गए श्राद्ध संस्कार का वे पालन नहीं करते और अपने मृतकों को विधि पूर्वक दफनाते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, ये स्टेटमेंट पूछा जा चुका है यूपीएससी में। आगे जब हम डिस्कस करेंगे और पेपर, तो आप देखेंगे कि ये दफनाने वाला स्टेटमेंट
यूपीएससी ने लिंगायतों के बारे में पूछ लिया है पहले, है ना। धर्मशास्त्रों के में जिन आचारों को अस्वीकार किया गया था, जैसे वयस्क विवाह और विधवा पुनर्विवाह, लिंगायतों ने उन्हें मान्यता प्रदान की। ठीक है, लिंगायत वापस ऋग्वेदिक जो धर्म था उसकी तरफ लौटते हुए दिखे हैं आपको, क्योंकि वयस्क विवाह और विधवा पुनर्विवाह जैसे चीजें आपको वहां पर देखने को मिलती है। लेकिन उत्तर वैदिक काल में हमारा धर्म थोड़ा कठोर और जटिल होने की तरफ आगे बढ़ा था। वीर शैव परंपरा की व्युत्पत्ति उन वचनों से है जो कन्नड़ भाषा में उन स्त्री पुरुषों द्वारा रचे गए जो इस आंदोलन में शामिल हुए। तो दूसरा कथन सही है, पहला कथन भी आपको ठीक मिलेगा। तमिल में सिद्ध शैव संप्रदाय जो एकेश्वरवादी शुद्धतावादी पंथ को मानते थे और मूर्ति पूजा की कड़ी निंदा करते थे, उनका इतिहास ज्ञात नहीं है, लेकिन वे 16वीं 17वीं शताब्दी के दौरान सबसे अधिक सक्रिय माने जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें थी हिस्ट्री में। धार्मिक पर्सपेक्टिव आपको इंपॉर्टेंट है, भक्ति आंदोलन सूफी आंदोलन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये 18वां क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे आयात आवरण के बारे में, इंपोर्ट कवर। आपके पास इतना कितना विदेशी धन है, विदेशी फॉरेक्स रिजर्व है, विदेशी मुद्रा या विदेशी विनिमय रिजर्व कितना है, आप अगले कितने महीनों तक आयात कर पाएंगे आपकी आवश्यकताओं का। हर देश अपनी आवश्यकताओं का कुछ हिस्सा खुद क्रिएट करता है, कुछ हिस्सा उसे आयात करना पड़ता है दूसरे देशों से। तो आपके पास अपनी आवश्यकताओं के आयात के लिए कितना धन है और उस धन से कितने महीनों का आयात आप कर सकते हैं, वही आपका आयात आवरण है, इंपोर्ट कवर उसी को आप कह सकते हैं। ठीक है ना। तो यह उन महीनों की संख्या बताता है जितने महीनों के आयात का भुगतान देश के अंतरराष्ट्रीय रिजर्व द्वारा किया जा सकता है। तो हर देश क्या करता है, फॉरेक्स रिजर्व मेंटेन करता है ना, फॉरेक्स रिजर्व आरबीआई भी करता है। हम देखते हैं कि जो 1991 में हमारा जो आर्थिक संकट आया था और फिर हमने जो एलपीजी रिफॉर्म को अपनाया, ये रिफॉर्म को अपनाने का रीजन क्या था, हमारा फॉरेक्स रिजर्व ऑलमोस्ट 7 दिन 14 दिन का ही बचा था। हमारा जो इंपोर्ट कवर था वो 2 सप्ताह का ही बचा था। तो हमें फिर लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की तरफ बढ़ना पड़ा था, है ना। तो ये है फॉरेक्स रिजर्व आपके पास इसीलिए होना जरूरी है ताकि आप आयात करने वाली आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके उन फॉरेक्स रिजर्व से। तो डी इसका सही उत्तर है। ये आप देखेंगे आयात आवरण मुद्रा की स्थिरता का एक महत्वपूर्ण संकेतक है। 2013 के मुद्रा संकट के दौरान विदेशी मुद्रा भंडार घटकर $275 बिलियन रह गया था, लगभग 7 महीने का। अब 7 महीने में भी हमें टेंशन हो गई थी। तो 1991 में तो हमारे पास 2 सप्ताह का ही बचा था, है ना। कितना था 2 वर्ष के आयात कवर को करने के लिए। संकट के दौरान भारत का विदेशी मुद्रा भंडार इस हद तक कम हो गया था कि केवल 2.5 महीने के आयात को ही कवर किया जा सकता था। और फिर जून 1991 में भंडार घटकर केवल 2 सप्ताह के आयात का ही बचा था। तो फिर हमें इन चीजों को अपनाना पड़ा। हम आईएमएफ के पास गए, आईएमएफ ने कहा कि आपको अपनी नीतियों में थोड़ा लचीलापन लाना पड़ेगा, आपने जो संरक्षणात्मक नीति अपनाई हुई है ना, तो आपको अपनी इकोनॉमी को ओपन करना पड़ेगा। तो उस टाइम पर हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह जी, ठीक है। तो फिर और नरसिम्हा राव हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, तो उन दोनों ने डिसीजन लिया कि ठीक है इस तरह से करते हैं। और उसके बाद भारत की इकोनॉमी बड़ी, अच्छी खासी बड़ी, जब हमने एलपीजी को अपना लिया। ठीक है, तो वर्तमान में भारत का जो इंपोर्ट कवर है लगभग 11 महीनों के आसपास का है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। इकोनॉमिक टाइम्स की ये न्यूज़ है। एक्चुअली जब इस क्वेश्चन को तैयार कर रहा था तो दिमाग में ये आता ही है, और इस तरह के क्वेश्चन आपके दिमाग में आने ही चाहिए क्योंकि यह फ्लक्चुएट होने वाले आंकड़े हैं, है ना। आने करंट के हिसाब से आंकड़ों में कमी बढ़ोतरी होती रहती है। तो जब भी आप जा रहे हैं एग्जाम में, जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर ईयर का आइडिया आपको होना ही चाहिए।
तो जब मैं इसके बारे में देख रहा था तो मैंने चैट जीपीटी से पूछा भाई वर्तमान में क्या स्थिति है, तो वो बताने लगा। तो मैंने कहा कि भाई थोड़ा ऑथेंटिक बता यार, किसी ऑथेंटिक सोर्स से। तो उसने कह दिया कि लो भाई साहब, हम इकोनॉमिक टाइम्स से और बिजनेस स्टैंडर्ड से आपको बता रहे हैं कि क्या है, लगभग 11 महीनों के आसपास का हमारे पास इंपोर्ट कवर है। तो ठीक ठाक स्थिति में हम हैं। 2023 में जब यह इसकी व्याख्या लिखी गई थी तो 10 महीने का हमारे पास था। फिर यह करंट अफेयर बेस्ड भी कहा जा सकता है, आईआर बेस्ड भी कहा जा सकता है। और जब आप आईआर की बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस की, तो ये जनरली पूरा ही करंट ड्रिवन होता है, करंट अफेयर्स ड्रिवन होता है ना। तो कुछ समुदाय दिए गए हैं, उल्लेखित समुदाय, और साथ में क्या दिए गए हैं, देश या क्षेत्र के नाम दिए गए हैं। तो क्या कुर्द कुर्द लोग बांग्लादेश में हैं, मधेसी मधेसी नेपाल में, और रोहिंग्या म्यांमार में। तो मुझे लगता है रोहिंग्या को तो आप लोग टिक कर पाएंगे। आप लोगों को रोहिंग्या वाला इशू तो पता होगा म्यांमार में, है ना। रोहिंग्या क्या है, एक मुस्लिम कम्युनिटी है म्यांमार में, जिन्हें कहीं ना कहीं टॉर्चर का या वहां की सरकार द्वारा, या उनका कुछ ऐसा मुद्दा है कि वे लोग उसे नागरिक नहीं मानते या सेकेंडरी नागरिक मानते हैं। तो वो लोग भाग कर भारत की तरफ आ रहे हैं। तो हमारे लिए भी एक इशू बन रहा है ये वाला। तो रोहिंग्या मुस्लिम वाला इशू आपको चर्चाओं में रहा है। तो जब आप तीसरे को क्लेरिफाई कर लेते हैं तो आप ऊपर के दोनों को तो हटा ही देते हैं। तो फिर आप ये भी क्लियर हो जाता है कि पहला तो है ही नहीं। और आपको पता है कि कुर्द बांग्लादेश में है ही नहीं, कुर्द तो तुर्की, ईरान, इस तरफ वाले रीजन में पाई जाने वाली एक कम्युनिटी है। मधेसी नेपाल के तराई रीजन में जो मिलती है हमें, वो मधेसी लोग मिलते हैं। और मधेसियों से भारत की क्या है, रोटी और बेटी का संबंध है, रोटी और बेटी का संबंध। यानी भारत में जो ये नेपाल बॉर्डर की तरफ जो समुदाय हैं दोनों देशों के, इनमें आपस में क्या होता है, रिश्ते भी होते हैं, विवाह भी होते हैं। तो रोटी और बेटी का संबंध हमारा मधेसियों से है, नेपाल से है। तो दूसरा और तीसरा बिल्कुल ठीक है, और पहला हमारा क्या है, गलत है। ठीक है, ये देखिए, कुर्द मुख्य रूप से पश्चिम एशिया में पाए जाते हैं, तुर्की, इराक, ईरान और सीरिया में, है ना। बांग्लादेश से इनका कोई भी संबंध नहीं है वो, और ये नेपाल के तराई वाले रीजन में रहते हैं। और रोहिंग्या मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय है जो म्यांमार के रखाइन प्रांत में रहता है, और इन पर उत्पीड़न के कारण ये अक्सर अंतर्राष्ट्रीय समाचारों में रहते हैं। ये वाली बात है, ठीक है। रासायनिक आयुध निषेध संगठन OPCW, तो चर्चा का विषय रहा है, अंतरराष्ट्रीय संगठन है। अगर आपने पढ़ा होगा करंट में तो आप क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे, वरना आप कितना आइडिया लगा पाएंगे इसको आप थोड़ा सा देखिए। किसी भी अंतरराष्ट्रीय संगठन को जब आप पढ़ते हैं तो ये जरूर ध्यान दीजिए कि क्या वह किसी तरह से यूनाइटेड नेशंस से जुड़ा हुआ है ना। जनरली आपको ऐसे अंतरराष्ट्रीय संगठन ज्यादा मिलेंगे जो नाटो या WHO की जगह यूनाइटेड नेशन से जुड़े हुए होंगे, है ना। लेकिन OPCW जो है वो ना तो यूनाइटेड नेशन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, मतलब यूनाइटेड नेशन की संस्था नहीं है। यह क्या है, एक स्वतंत्र एनजीओ है, एनजीओ टाइप में आप कह सकते हैं, जो स्वतंत्र रूप से काम करता है। क्या काम करता है, इसका नाम देखो, ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहाइबिशन ऑफ केमिकल वेपन। जो रासायनिक हथियार बनाने की तरफ पहले देश ध्यान देने लगे थे, रासायनिक हथियारों के निर्माण को रोकना इसका काम है। ठीक है भाई, आप अगर युद्ध भी कर रहे हैं तो पारंपरिक तरीके से करो, मिसाइल से करो, बम से करो, ठीक है, रॉकेट से करो। लेकिन ऐसा क्या है कि आपने कोई गैस क्रिएट की, कोई गैस का निर्माण किया, जहरीली गैस का, और उसे वहां के लोगों के बीच में छोड़ दिया उनको मरने के लिए, ये तरीके ठीक नहीं है। तो इन चीजों को रोकने के लिए जो कॉन्सेप्ट आया है, एक संगठन बना है OPCW, ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स। केमिकल वेपन्स के निर्माण को रोकने वाला एक संगठन है। तो नाटो तो खुद एक सैन्य संगठन है ना, तो नाटो का नहीं है। WHO स्वास्थ्य क्षेत्र में है, तो सैन्य इससे हथियारों से रिलेटेड ये कोई संबंध रखता नहीं है। तो इस तरह भी आप इसको एलिमिनेट करेंगे।
और जब पहले को आप एलिमिनेट करेंगे तो 3 ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो जाते हैं, बाकी दोनों ठीक है। और देखिए बाकी दोनों एकदम सिंपल से स्टेटमेंट है, आप आराम से कर सकते हैं। यह नए शस्त्रों के प्रादुर्भाव को रोकने के लिए रासायनिक उद्योग का अनुवीक्षण करता है। तो यह कोशिश करता है कि नए शस्त्रों का उद्घाटन ना हो, नए शस्त्रों का निर्माण ना हो, उद्घाटन नहीं उत्पादन ना हो, है ना। तो यह क्या करता है, जो केमिकल इंडस्ट्रीज है उनका पर्यवेक्षण करता है, उनका सुपरविजन करने का काम करता है। ठीक है, और यह देशों को या राज्यों को रासायनिक आयुध के खतरे के विरुद्ध सहायता और संरक्षण प्रदान करता है। तो दूसरा और तीसरा एकदम ठीक है, बाकी पहला गलत है। ओपीसीडब्ल्यू का मुख्यालय हेग में है। 2013 में इसे नोबेल शांति पुरस्कार भी मिला है। यह यूरोपीय संघ का संगठन नहीं है, यह एक अंतर सरकारी संगठन है, स्वतंत्र अच्छा एनजीओ, मैंने एनजीओ बता दिया ना, एनजीओ नहीं है दोस्तों, यह एक स्वतंत्र इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, अंतर सरकारी संगठन जो देशों के साथ मिलकर काम करता है ना। तो यह संयुक्त राष्ट्र से सहयोग करता है, लेकिन यह ईयू, नाटो या डब्ल्यूएचओ का अंग नहीं। फिर एक इंपॉर्टेंट योजना जो भारत के किसानों पर एक ह्यूज इंपैक्ट क्रिएट करती है, क्या है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। फसलों के लिए बीमे की सुविधा है, फसल बीमा योजना। इस योजना के अंतर्गत कृषकों को वर्ष के किसी भी मौसम में उनके द्वारा किसी भी फसल की खेती करने पर 2% की एक समान दर से बीमा किस्त का भुगतान करना होगा। क्या ऐसा है? नहीं सर, हम जब भी पढ़ते हैं फसल बीमा योजना, खरीफ की फसल, रबी की फसल और क्या कहते हैं उसे, बागवानी फसल, है ना, बागवानी फसल। खरीफ के लिए 2%, रबी के लिए 1.5% और बागवानी फसलों के लिए 5% का प्रीमियम आप लोग भुगतान करते हैं। ठीक है, और ये किस लिए है, ताकि फसल किसी भी तरह से अगर खराब होती है किसानों की, तो उनको उस फसल का जो नुकसान होने वाला है, उस नुकसान की जगह उनको बीमा राशि दे दी जाए उस नुकसान की भरपाई के लिए, है ना। तो इसी कॉन्सेप्ट पर यह योजना लाई गई। तो इस योजना के अंतर्गत कृषकों को इस रेट पर प्रीमियम का भुगतान करना होता है, और उसके बाद में फसल कटाई के लगभग 14 दिनों के बाद तक अगर किसी भी तरह का नुकसान उनकी फसल को होता है, तो उनको फिर बीमा राशि प्रोवाइड करवाई जाती है उनके नुकसान को लेकर। यह योजना चक्रवात और गैर मौसमी वर्षा से होने वाले कटाई उपरांत घाटे को बीमाकृत करती है। बिल्कुल सही है, पहला गलत हो गया क्योंकि समान दर से 2% नहीं है, अलग अलग प्रतिशत है, तो पहला गलत है, दूसरा सही है। ठीक है, तो ये इसकी पूरी विशेषताएं हैं। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना और संशोधित NAIS की जगह 2016 में यह शुरू की गई थी। 2% प्रीमियम खरीफ फसलों के लिए है, रबी फसलों के लिए 1.5% है और वार्षिक वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिए 5% है। ठीक है, बाकी आपको ये ध्यान रखना है इस प्रीमियम में आगे है, ठीक है, इसको आप पढ़िएगा आगे। ये आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन से जोखिम इसमें कवर किए जाते हैं और कौन से जोखिम इसमें कवर नहीं किए जाते। ये वाला सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर यह योजना फिर से एग्जाम में पूछी जाती है तो। राइट, खड़ी फसलों के लिए किया जाएगा, बुआई में बाधा आती है तो उसके लिए भी 25% तक की राशि का मुआवजा प्रदान किया जाएगा। कटाई के बाद अगर नुकसान होता है और आप 14 दिनों के भीतर ये कवरेज वहां पे दे देते हैं, सूचना दे देते हैं, तो इसको भी शामिल किया जा सकता है। स्थानीय स्तर पर जो आपदाएं आती है उनको भी इसमें शामिल किया जाता है, लेकिन अगर आपकी फसल युद्ध से या युद्ध से संबंधित खतरे से, परमाणु जोखिम, दंगे, जानबूझकर किया गया नुकसान, चोरी, दुश्मनी के काम, घरेलू या जंगली जानवरों द्वारा चराई या नष्ट कर दिया गया है, तो इसके वजह से जो होता है इनमें आपको बीमाकृत राशि नहीं दी जाती। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट बन सकता है कि कौन से सेगमेंट में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ नहीं मिलता, यहाँ पर आपकी नजर होनी चाहिए। 22वां क्वेश्चन है ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल। जब मैं यह क्वेश्चन तैयार कर रहा था तो
मैं इसको बार बार पढ़ रहा था, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, क्योंकि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी भारतीय पर्यावरण के दृष्टिकोण से और यूपीएससी के एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से एक इम्पोर्टेंट प्रजाति है। और जब मैं इसको पढ़ रहा था तो मैं बार बार इसका आंसर लगा रहा था उत्तर पश्चिमी भारत के रेतीले मरुस्थल, क्योंकि मुझे पता है मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूं और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड राजस्थान का राज्य पक्षी है, राज्य पक्षी, जिसे हम स्थानीय रूप से गोडावण कहते हैं। लेकिन अब देखिए, आपके लेक्चर तैयार करने में काफी प्रिपरेशन होती है, ऐसा नहीं है कि मैंने पीपीटी बनाई और आ गया। जब मैं सभी की एक एक्सप्लेनेशन तैयार करता हूँ, फिर यूपीएससी की ऑफिशियल आंसर की से उसको क्रॉस चेक भी करता हूँ, और मुझे 22वें का उत्तर बार बार मिल रहा था डी, तो मैं टेंशन में आ गया। मैंने कहा यार, तो यूपीएससी ने इतनी गलत आंसर की तो नहीं दे सकती। फिर बाद में मेरा ध्यान गया कि ये हॉर्नबिल की बात कर रहा है, और हॉर्नबिल इंडिया में लगभग 9 प्रजातियां पाई जाती है हॉर्नबिल की, जिनमें से 2 प्रजातियां आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हॉर्नबिल में। एक तो जब आप बात करते हैं, जो क्वेश्चन में पूछा गया है, ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल, हॉर्नबिल, और एक बात की इंपॉर्टेंट है नॉर्थ ईस्ट वाली, है ना, तो उसका नाम ही है नॉर्थ ईस्टर्न हॉर्नबिल। और आपको बस मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आईयूसीएन इंपॉर्टेंट होता है, और इन दोनों का आईयूसीएन स्टेटस क्या है, वल्नरेबल है। बस ये ध्यान रखना, अगर एग्जाम में पूछेगा तो आईयूसीएन स्टेटस जरूर पूछ सकता है। बाकी की जानकारी मैं आगे दे देता हूं आपको। तो इसका उत्तर ए नहीं है दोस्तों, इसका उत्तर है डी। पश्चिमी घाट वाले रीजन में प्राकृतिक रूप से ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल पाए जाते हैं, है ना। बाकी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की बात करेंगे तो ये राजस्थान वाले रीजन में, ये आपसे कहे कि भारत के उत्तर पश्चिमी रेतीले मरुस्थलों में पाए जाते हैं। और इसका जो आईयूसीएन स्टेटस है, एक बार आप प्लीज क्रॉस चेक कीजिएगा, इसका आईयूसीएन स्टेटस है क्रिटिकली एंडेंजर्ड, है ना। एक बार आप क्रॉस चेक कीजिएगा, लेकिन मैं लगभग श्योर हूं क्रिटिकली एंडेंजर्ड इसका आईयूसीएन स्टेटस है। अगर कुछ चेंज हो तो आप कमेंट में बताइएगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिखा है भारत में 9 हॉर्नबिल की प्रजातियां पाई जाती है। भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र और पश्चिमी घाट में इनका मुख्य पर्यावास आपको देखने को मिलता है। और इसी पक्षी के आधार पर हमारे नागालैंड में हर साल एक महोत्सव मनाया जाता है, हॉर्नबिल फेस्टिवल, हॉर्नबिल महोत्सव, है ना। कहाँ मनाया जाता है, नागालैंड में। कौन से महीने में, दिसंबर के महीने में। कब से, 2000 से मनाया जा रहा है, वर्ष 2000 से, और तब से यह राज्य की सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा बन गया है। यह महोत्सव नागा जनजातियों की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर एवं परंपराओं को मनाने के लिए आयोजित किया जाता है। इसका नाम हॉर्नबिल पक्षी से लिया गया है, जो नागालैंड के विभिन्न आदिवासी समुदायों के लिए पवित्र और महत्वपूर्ण प्रतीक है, ठीक है। तो अगर मुझे किसी क्वेश्चन के साथ ऐसा लगता है कि करंट पर्सपेक्टिव को ऐड कर दिया जाना चाहिए, करंट सिनेरियो को ऐड कर दिया जाना चाहिए, तो मैं कोशिश करता हूं कि आपके सामने इस तरह की चीजों को और ज्यादा अच्छे से प्रेजेंट कर दूं, जैसे मैंने ये चीजें ऐड कर दी इसमें, है ना। इसीलिए आप देख सकते हैं। और बाकी क्वेश्चन को आप अपने हिसाब से भी, जब आपको लगे कि अच्छा करंट सिनेरियो के हिसाब से मुझे इसमें कुछ चीज ऐड करनी है, तो आप उसे अपने नोट्स में जरूर शामिल करें दोस्तों। लास्ट के 3 क्वेश्चन है, मुझे लगता है काफी लंबा सेशन हमारा हो गया, और पता नहीं 1 घंटे से ज्यादा का तो हो ही गया, लेकिन कितना हुआ मुझे टाइमिंग यहाँ पर अभी नजर नहीं आ रही है, जब समाप्त होगा तभी देख पाएंगे। लेकिन चलिए 3 क्वेश्चन और है। 25 क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है इससे जो एक्स्ट्रा 10-20 मिनट हम ऐड करना है हमारे सेशन में, हम पूरे एक दिन को बचा लेंगे, है ना। और वो पूरा एक दिन हम एटलीस्ट किसी एक छोटे सब्जेक्ट को रिवीजन करने में लगा सकते हैं, ठीक है। तो राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण एक अथॉरिटी की बात कर रहा है, नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी की प्रमुख विशेषताएं क्या है, प्रमुख विशेषताओं की बात कर रहा है। अब देखिए, क्या पहले स्टेटमेंट में आपको कुछ भी गड़बड़ लगेगी। नदी बेसिन योजना एवं प्रबंधन की इकाई है, जो NGRBA है, ये क्या है, नदी बेसिन, इसका नियोजन
और इसके प्रबंधन करने की एक इकाई है, ठीक है। यह राष्ट्रीय स्तर पर नदी संरक्षण प्रयासों की अगुवाई करता है। अब देखो यहीं पर इसके नाम में राष्ट्रीय आ गया तो हम समझ जाएंगे कि राष्ट्रीय स्तर पर है, और गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण है तो कहीं ना कहीं नदी संरक्षण के प्रयासों से ही जुड़ा हुआ है, तो यह भी ठीक है। गड़बड़ कहाँ की गई है? गड़बड़ की गई है कि इसका अध्यक्ष चक्रानुक्रमिक आधार पर उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों में से एक होता है जिनसे होकर गंगा बहती है, तो यहां पर गलत है। यह एक इंपॉर्टेंट अथॉरिटी है और इसका अध्यक्ष जो होता है वह भारत का प्रधानमंत्री होता है। हमारे पीएम इसके अध्यक्ष होते हैं, और इसके सदस्य होते हैं ये जो राज्य, जिन राज्यों से गंगा नदी होकर बहती है ना, वो सारे राज्य, जैसे उत्तराखंड से शुरू हुई, यूपी आप मान लीजिए, यूपी के बाद आप बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो ये राज्य इसके अंदर शामिल होते हैं। तो आपको तीसरा गलत करना है और पहला दूसरा ठीक है, तीसरा आप गलत कर देते हैं तो अपने आप आपका उत्तर आ जाता है। यहाँ पर है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के इस मुख्यमंत्री पे क्या होते हैं? सदस्य होते हैं। केंद्रीय मंत्री भी कुछ होते हैं, और अध्यक्ष इसका कौन होता है? प्रधानमंत्री। 2009 में इसका गठन किया गया था, ठीक है। बाकी आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। नीम कोटेड यूरिया क्यों प्रोत्साहन दिया गया? नीम आलेपित यूरिया को क्यों शुरू किया गया? तो देखिए दो रीजन थे। एक तो जब आप खेती में, कृषि में यूरिया का, डायरेक्ट यूरिया का प्रयोग करते थे तो भूमि, जमीन उसको केवल 30 से 40% तक उसके फायदे को, उसके लाभ को एब्जॉर्ब कर पाती थी, बाकी पूरा यूरिया ऐसे ही खराब हो जाता था, है ना। मतलब हमने 100 यूनिट डाला तो पृथ्वी केवल, हमारी भूमि केवल 30 से 40 यूनिट को ऑब्जर्व कर पाती थी, उसमें इसका निक्षालन हो जाता था, जमीन के अंदर जाता था, तो भूमि को खराब भी करता था, ठीक है। फायदा तो 30-40% ही होता था, बाकी का क्या करता था? कहीं ना कहीं जमीन को नुकसान पहुंचाता था। दूसरा जो कृषकों के अलावा, क्योंकि उर्वरक है यूरिया, यूरिया आपको मिलता था सब्सिडी पर, तो दूसरी जो केमिकल इंडस्ट्रीज हैं जिनमें यूरिया का प्रयोग होता था, वह एग्रीकल्चरल सब्सिडी के प्राइस में इसको खरीदकर अपने इंडस्ट्रियल यूज के लिए इसका यूज किया जाता था, है ना, उद्योगों में इसका यूज किया जाता था, तो सरकार को एक तरह से यह नुकसान भी हो रहा था। तो फिर नीम कोटेड यूरिया लाया गया। यह क्या करता था? यूरिया के घुलने की दर को कम करता था, और इंडस्ट्रियलाइजेशन में, दूसरी इंडस्ट्रीज में इसका उपयोग भी नहीं किया जा सकता था। तो इसको जनरली नीम लेप मृदा में यूरिया के घुलने की दर को क्या करता है? धीमा कर देता है, इसलिए इसको बढ़ावा दिया गया था। पृथ्वी की, हमारी भूमि की रक्षा एक तरह से हो रही है, हम चीजों को लिमिटेड उसमें क्या कर रहे थे? यूज कर रहे थे, ठीक है। अब तो नीम कोटेड यूरिया एक नॉर्मल फिनोमिना बन चुका है, तो आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। आखिरी क्वेश्चन है, थोड़ा सा इतने लंबे सेशन के बाद गले में थोड़ा इशू होने लगता है, क्योंकि आपको बिना पानी के रिकॉर्ड करना होता है चीज़ों को, और ऐसा इसलिए नहीं कि ओबीएस में या रिकॉर्डिंग का ऐसा कोई नियम है, रमजान चल रहे हैं इसलिए, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन हमारा, किसी राज्य में मुख्य सचिव को उस राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। क्या ये बात ठीक है? मुख्य सचिव, देखिए राज्य का प्रशासनिक प्रमुख, राज्य का प्रमुख तो कौन होता है? संवैधानिक प्रमुख आप कहेंगे तो राज्यपाल हो गया, वास्तविक प्रमुख आप कहेंगे तो मुख्यमंत्री हो गया, और आप प्रशासनिक प्रमुख अगर कहेंगे तो मुख्य सचिव हो गया। बस आपको ध्यान ये रखना है, क्योंकि राज्य का वास्तविक प्रमुख होता है मुख्यमंत्री,
तो मुख्यमंत्री चाहता है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो मेरे कंट्रोल में रहे। तो जब मुख्यमंत्री एडमिनिस्ट्रेशन को अपने कंट्रोल में रखना चाहता है तो मुख्यमंत्री अपनी पसंद के व्यक्ति को मुख्य सचिव नियुक्त करता है। तो यहाँ पर राज्यपाल की भूमिका एक्चुअली उतनी नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री की भूमिका है। तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है। और राज्य में मुख्य सचिव का नियत कार्यकाल होता है, तो ऐसा कोई फिक्स टर्म उसका होता नहीं है। मुख्यमंत्री से जब तक बन रही है तब तक वह मुख्य सचिव बना हुआ है। मुख्यमंत्री को लगा कि अब यह बंदा अपने काम का नहीं रहा या मुख्यमंत्री चेंज हो गया तो वह फिर अपने पसंद का मुख्य सचिव लेकर आएगा। तो यह दोनों ही स्टेटमेंट अपने आप में गलत है। विकल्प डी हमारा सही उत्तर है। यहां पर आप देख सकते हैं। तो लेकिन 1969 में प्रशासनिक सुधार आयोग ने यह सिफारिश की थी कि मुख्य सचिव का न्यूनतम कार्यकाल 3 से 4 वर्ष का होना चाहिए, लेकिन सिफारिश को अभी तक माना नहीं गया है। ठीक है, मुख्यमंत्री मुख्य सचिव की नियुक्ति के बारे में केंद्र से परामर्श करता है, लेकिन यह परामर्श अनिवार्य नहीं है। तो ये सारा था आज का। आई होप हमने चीजों को ठीक से कवर किया है। अगर आपका कोई फीडबैक हो हमारे चीजों को लेकर तो आप जरूर बताइए। मैं कोशिश करूंगा कि इस सेशन की पीडीएफ आपको जब हमारे चारों सेशन हो जाएंगे 2016 के पेपर जब कंप्लीट पूरा हो जाएगा तो इसकी पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर। और इस बार तो मैंने टेलीग्राम का लिंक इसमें डाला नहीं है। नेक्स्ट सेशन से मैं आपको क्यूआर दे दूंगा, स्कैनर दे दूंगा, जिससे आप स्कैन करके हमारा टेलीग्राम पूरा जो वहां पर ज्वाइन कर सकेंगे। टेलीग्राम से क्या होगा कि हमारे जो सेशंस की अपडेट्स हैं, सेशंस की जो भी अपडेट्स हैं, चाहे वो स्पेशल लाइव क्लास के बारे में हो, चाहे वो यूट्यूब के बारे में हो, या कभी किसी रीजन से अगर मैं क्लास नहीं ले पाता हूँ या शेड्यूल चेंज होता है तो उसके बारे में आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो मेरे उससे मिल जाएगी, है ना। बाकी अगर आप सर्च करना चाहें तो शकील अहमद अनअकैडमी करके आप सर्च करेंगे तो भी आपको टेलीग्राम पर हमारा चैनल मिल जाएगा। अभी कोई बहुत ज़्यादा लोग जुड़े हुए नहीं हैं, नया चैनल है तो आपको वहाँ पर नज़र आ जाएगा। तो अभी हम नए नए हैं तो कोई ऐसा भी नहीं है कि फेक चैनल वहाँ पर बना ले, तो आपको जो मिले वो हमारा है। ठीक है, तो बताइएगा सेशन कैसा लगा और अगले सेशन में मुलाकात करते हैं अगले 25 क्वेश्चन के साथ में। आपका जो भी फीडबैक हो हमारे सेशन को लेकर तो उसके बारे में कमेंट कीजिए। एप्रिसिएशन हो तो एप्रिशिएट कीजिए और लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर अपने दोस्तों को जरूर बताइए ताकि उनकी भी तैयारी बेहतर हो सके। तो आज के इस सेशन को इतना ही रखते हैं। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद।